सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। बाकी सभी स्टूडेंट को आ रही है क्या? उसको भी नहीं आ रही बिल्कुल सर की आवाज। अब आ रही होगी, है ना? जी जी अब आ रही है। वो नहीं था, बंद थी आवाज। चलिए अब दोबारा से शुरू करते हैं। देखिए आज अपन अध्याय 7A का अध्ययन करेंगे और 8A और 9 कोशिश करेंगे निपट जाएं। देखिए अध्याय 7A जो है मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा से संबंधित है। अध्याय 8A है, सॉरी अध्याय 7A है जो वो मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा से संबंधित है। चैप्टर 7A जो है मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा, ये लिखा है जी, या जीवन के लिए, जीवन के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, जीवन के विरुद्ध अपराध। और जो धारा 49A है ये काय से संबंधित है? मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा या शराब, है ना, कुछ भी कह लीजिए, शराब कह लीजिए, मदिरा कह लीजिए, उसका आयात निर्यात करना, है ना, उसका विक्रय करना, उसको दंडनीय बनाया गया है धारा 49A में। आपने सुना होगा कभी कभी कि क्या कहते हैं कि कई लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, है ना, वो सब इसी के तहत दंडनीय होते हैं 49A के तहत। तो उसका ये धारा जो है 49A क्या करती है? रोक लगाती है इस तरीके की शराब, मदिरा आदि पर जो मानव के लिए अनुपयुक्त होती है ना। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के आयात आदि के लिए या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए दंड। ये कहता है ऐसी मदिरा जो मानव के पीने योग्य नहीं रह गई, ठीक है, उसका चाहे आप आयात करते हैं, चाहे उसका आप निर्यात करते हैं, चाहे उसका आप विक्रय करते हैं, कुछ भी करते हैं, आयात भी आयात करते हैं, चाहे निर्यात करते हैं या विक्रय करते हैं, तीनों चीजें करते हैं, मतलब कोई भी चीज करते हैं इसमें से, तो इस धारा यानी 49A के तहत ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा? दूषित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। देखिए अब क्या कहता है, पहला लिखा है जो कोई क्या करेगा, देखिए एक पहला कहता है इसका एक, किसी मदिरा का आयात निर्यात परिवहन विनिर्माण संग्रहण करेगा, उसे अपने कब्जे में रखेगा, उसे बोतलों में भरेगा या बेचेगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कोई व्यक्ति कैसी मदिरा है? मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त, उस मदिरा का वो क्या करता है? आयात करता है, निर्यात करता है, विक्रय लिख लिया है, इसमें परिवहन भी है, सारी चीजें हैं, परिवहन करता है, परिवहन करता है, संग्रहण करता है, संग्रहण मतलब स्टोर करता है, संग्रहण करता है, और क्या करता है? या उसको अपने कब्जे में रखता है, एक ही बात है, संग्रहण करता है, कब्जे में रखता है, कब्जे में रखता है या बोतलों में भरता है, बोतलों में भरता है, तो माना जाएगा कि उसने इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया। लेकिन शराब कैसी होनी चाहिए? मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त, ऐसी शराब को, ऐसी मदिरा को, जी सर 41 से पढ़ना नहीं है, 40 सेक्शन 41 से पढ़ना था। 41 रह गया क्या? किसी ने बोले 41 नहीं से मेरे पढ़ना को। था। चलिए हाँ। 41 से पढ़ लेंगे, ध्यान नहीं रहा मुझे, इसको पढ़ लीजिए पहले, फिर 41 पढ़ लेंगे। उल्टा पढ़ लेते हैं। अध्याय 7 40, अच्छा 41 से पढ़ना था, 7 41 अच्छा, अध्याय 7 है, 41 से आधा हुआ था, नहीं पूरा नहीं हुआ था। हाँ जी। चलिए तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उस 41 से देखते हैं। तो ये आधा आज लगता है पूरा नहीं हो पाएगा, ज्यादा है। देखिए 41 से पढ़ना है तो पहले ये देख लेते हैं। तो जो कोई मानवीय उपयोग के लिए कैसी मदिरा है? अनुपयुक्त मदिरा है। अगर कोई व्यक्ति उसका क्या करता है? आयात करता है, निर्यात करता है, विक्रय करता है,
संग्रहण करता है, कब्जे में रखता है या बोतलों में भरता है। तो धारा 49A के तहत ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। धारा 49A के तहत ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। देखिए अब दूसरा कहता है बी क्या करता है, और मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा उसके बारे में क्या करता है, किसी विकृत स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति का उपयोग चाहे पेय के रूप में या औषधि के तौर पर आंतरिक रूप से या किसी अन्य रूप से या किसी अन्य तरीके से मानवीय उपयोग के लिए किया जाए। ये क्या कह रहा है? किसी विकृत स्प्रिट को क्या कर रहा है ये, या निर्मिति को परिवर्तित करता है, उसका रूप परिवर्तित किसी भी प्रकार से, परिवर्तित उसका रूप परिवर्तित करता है किसी भी प्रकार से। आप बस इतना याद रखो, परिवर्तित करता है उसका रूप या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, या ऐसी स्प्रिट व्यक्तित्व को निर्मिति को चाहे पेय के रूप में और आंतरिक रूप से या किसी अन्य रूप से या किसी अन्य तरीके से मानवीय उपयोग के लिए किया जाए। तो कुल मिला के क्या करता है? पहला तो आयात निर्यात परिवहन विक्रय संग्रहण कब्जे बोतलों में भरना आदि करता है। दूसरा उसमें क्या करता है? परिवर्तन करता है, उसका रूप को परिवर्तित करता है किसी भी प्रकार से, और वो किसके लिए यूज की जाती है? मानवीय उपयोग के लिए इस्तेमाल अगर की जाती है और अनुपयुक्त हो जाती है तो इस धारा के अधीन क्या होगा? वो दंडनीय होगा। तीसरा क्या कहता है? देखिए इसका, अपने कब्जे में की कोई स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति रखते हुए उसकी बाबत यह साशय या यह जानते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति को कोई स्प्रिट विकृत स्प्रिट में या किसी विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति में परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए या दोनों में से किसी भी दशा में खंड खा में विनिर्दिष्ट आशय से हो अनुज्ञात करेगा या जानते हुए उसे करने देगा। ये खुद करता है, और ये क्या कर रहा है? दूसरे में सी में ये किसी अन्य को परिवर्तित कर, जो उसके के अधीन काम वगैरह आदि करते हैं, या मान लीजिए जो व्यक्ति उनकी निर्मित कर जहाँ बनाई जाती है वहाँ निर्मित की जाती है, उसकी कुल मिला के उसकी जानकारी में होता है ये सारा काम, उसकी जानकारी में होता है। कौन व्यक्ति? जो बनवाते हैं शराब वगैरह, उनकी जानकारी में होता है कि ये अनुपयुक्त शराब है, मदिरा है, इस तरीके का निर्माण वगैरह अगर किया जाता है तो भी वो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन क्या होगा? दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति है उसका कारखाना है मान लीजिए मदिरा वगैरह का, और मुझे जानता है कि इस जो शराब बनाई जा रही है, ये जो मदिरा बनाई जा रही है, ये मानवीय उपयोग के लायक नहीं है, और वो ऐसा होने देता है, जो उसकी जानकारी में है और उसे होने देता है, तो भी वो व्यक्ति धारा 49A के तहत क्या होगा? दोषी होगा। अगला डी क्या कहता है? विकृत स्प्रिट को या ऐसी परिवर्तित स्प्रिट को या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति को स्प्रिट के साथ मिश्रित करता है, या क्या करता है? ये मिश्रित करता है, उसमें कुछ मिलावट करता है। विकृत मतलब जो मानवीय उपयोग के लायक नहीं है, ऐसी जो मदिरा है, ऐसी जो शराब है, उसका क्या करता है? उसमें मिश्रण करता है, उसमें मिलावट करता है। मिलावट याद रखें बस, उसमें क्या करता है? मिलावट करता है, उसमें मिलावट करता है, तो वो भी धारा 49A के तहत क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, और यथा स्थिति ऐसी मदिरा विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति स्प्रिट या परिवर्तित विकृत स्प्रिट मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, या वह मनुष्य को क्षति पहुंचाती है, या उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये तीन चीजें इसमें आती हैं कि अगर ऐसी सारा काम किसी व्यक्ति ने किया है और उससे क्या होता है? उससे मनुष्य को क्या पहुंचती है? क्षति होती है, या क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब शराब पीते ना, आपने सुना होगा जहरीली शराब पी के कई लोग घायल भी हो जाते, मतलब उनको क्षति भी आती है, कई लोग मर भी जाते हैं। हम अनुपयुक्त शराब पाई जाती है, मानवीय उपयोग के लिए पाई जाती है, वो मनुष्य को क्षति पहुंचाती है, उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो या तो किसी को कोई क्षति होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है ना। कोई ने शराब पी, उसकी तबीयत बिगड़ गई, या फिर तबीयत नहीं बिगड़ी, वो खत्म ही हो गया, मर गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति धारा 49A के तहत दोषी होता है, जो इस तरीके के काम करता है। ये काम जो पढ़े ना, ये तो पहले भी अपन पढ़ चुके बच्चे मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के बारे में, तो ये कोई खास नहीं है, बस पढ़ दिए एक बार। बाकी आपको याद रखना कि क्षति और मृत्यु होती है, इस तरीके का क्या करता है? मानवीय उपयोग के लिए जो अनुपयुक्त मदिरा है, उससे किसी व्यक्ति को क्या होती है? क्षति होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है।
और सारे काम आते हैं उसमें। तो ऐसा कोई याद करने वाला इसमें है नहीं कि जो आपको याद करना हो, सारे काम आते, चाहे आयात हो, चाहे निर्यात हो, चाहे उसको परिवर्तित करना हो, चाहे आपकी जानकारी में हो रहा हो कोई, चाहे उसमें आप कोई मिलावट करते हो, मिश्रण करते हो, वो सारी की सारी चीजें इस धारा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब देखिए इसमें दंड है। दंड भी दो तरीके के हैं इसमें। इसमें क्षति और मृत्यु उस हिसाब से दंड बांटे गए हैं। उस स्थिति में जबकि यथा स्थिति ऐसी मदरा विकृत स्प्रिट युक्त निर्मित स्प्रिट या परिवर्तित विकृत स्प्रिट। पहला है इसमें देखिए, पहला जो क्या कहता है, मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनुपयुक्त। अगर वो शराब जो मदिरा वगैरह बनाई गई थी वो कैसी पाई जाती है? मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त, मतलब पीने योग्य नहीं पाई जाती, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें तीन तरीके की सजाएं आएंगी, ये तीनों याद रखना है। दूसरा, पहले पूरा लिखता हूं मैं इसको। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को उससे क्षति हो जाती है। तीसरा, उससे किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये तीन आपको याद रखना है। पहला तो पहली स्टेज पे ही पकड़ लिया कि आपकी जो सैंपलिंग हुई वो पता पड़ा कि मिलावट थी और ये पीने योग्य नहीं है, उस अवस्था की बात करा। दूसरा, इस सेकंड अवस्था में आपको पकड़ लिया कि किसी ने पिया और उसकी क्या हुई? उसको क्षति हो गई, वो बीमार हो गया, है ना, वो अवस्था। तीसरा क्या हुआ? पीने के बाद वो खत्म हो गया, तो वो तीसरी अवस्था। तो तीनों अवस्थाओं में अलग अलग दंड है। देखिए, पहली अवस्था में है कारावास जो 2 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, जुर्माने से भी दंडनीय। सजा इसकी आसान है याद करना। कितनी सजा है? 2 से 2 वर्ष, यानी 2 माह से लेके 2 वर्ष तक के कारावास तक की सजा हो सकेगी और जुर्माना प्लस उसको जुर्माना। ये मंथ है, ये ईयर। तो 2-2 पहले में अगर अनुपयुक्त पाई जाती है तो कितनी सजा होगी? इसे 2 माह से लेके 2 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा? व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, प्लस उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती तो क्या होगा? कारावास से जो 4 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 4 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, जुर्माने से भी दंडनीय। सजा मैंने कहा ना आसान है इसकी याद करना। 4 महीने से कम नहीं होगी, कितनी हो सकेगी? 4 वर्ष तक की, वर्ष लिखने की वाई बना दिया, प्लस जुर्माना। जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडनीय किया जाएगा। कब? जब क्षति होती है किसी व्यक्ति को। तो पहली सजा है 2 माह से लेके 2 वर्ष। कब? जब अनुपयुक्त पाई जाती है। जब क्षति हो जाती है तो 4 माह से लेके 4 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है, अगर मृत्यु की बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ कितनी होगी? 2 वर्ष से कम नहीं होगी और कितनी हो सकेगी? 10 वर्ष तक की हो सकेगी। 10 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने से भी क्या किया जाएगा? व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कब? जब मृत्यु हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की जहरीली शराब, याद रखिए कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो जाती है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 2 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये सजाएं जो है इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है तीनों की तीनों। पहली वाली पूछी जाती है। अब यही अपराध अगर कोई व्यक्ति द्वितीय बार करता है, पश्चातवर्ती करता है, दूसरे में इसकी पश्चातवर्ती वाली बात आती है। ये कहता है जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह परिस्थितियों के सापेक्ष में, पहला लिखा है उपधारा 1 के खंड 1 के अधीन, यानी इसके अधीन अगर वो ये अपराध दोबारा करता है, ये अनुपयुक्त पाई गई थी, पहले 2 माह की सजा हुई थी या जो 2 वर्ष तक की हो सकती, अब यही अपराध उसने दोबारा किया तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, ये कह रहा है। तो लिखा है कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 4 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसको यहीं लिख लेते हैं। सेकंड, कितनी सजा हो जाएगी इसकी? 6 माह से लेके 6 महीने कम से कम होगी और 4 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 माह से 4 वर्ष तक का कारावास प्लस लगा दिया यानी जुर्माना। तो कितनी होगी द्वितीय बार में यही अपराध करता है? तो 6 माह से 4 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। कब? जब अनुपयुक्त मदिरा का अपराध दोबारा करता है। पहले पकड़ा जा चुका है, फिर नहीं माना और फिर करता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, यानी कि क्षति, ये वाला अपराध 4 माह वाला, 4 माह से 4 साल वाला जो अपराध है दोबारा करता है तो कितने दंड से दंडनीय होगा? ये देखिए, ये कहता है
जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 6 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें कितनी सजा हो जाएगी दोबारा में, 6 माह से कम नहीं होगी यानी 6 मंथ, और कितनी होगी 6 ईयर है शायद, 6 ईयर 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से प्लस जुर्माना। तो अगर यही अपराध दोबारा करता है तो कितनी सजा हो जाएगी, 6 माह से कम नहीं होगी। अगर मतलब क्षति हुई थी किसी व्यक्ति को, पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है, ऐसी शराब बेच रहा था जो मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, और किसी व्यक्ति को उससे अगर क्षति हो चुकी है और ऐसा अपराध वो दोबारा करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 6 माह से कम नहीं होगा, जो 6 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए तीसरा क्या कहते हैं, काय में 1 वर्ष सॉरी सर, इसमें 1 वर्ष है, 1 वर्ष 6 माह 1 वर्ष, कोई बोलता ही नहीं है 1 वर्ष से कम नहीं होगी, और कितने साल तक की हो सकेगी, 6 साल तक की हो सकेगी। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया, ऊपर वाला पढ़ हुआ। देखिए 1 वर्ष से कम नहीं होगी, कितनी हो सकेगी, मतलब कोई डायरेक्ट पढ़ नहीं रहा है क्या, जब मैंने गलत पढ़ा तो कोई बोले ही नहीं, सब सुनते जा रहे हैं। मतलब डायरेक्ट तो पढ़ो कम से कम, के बस सुन ही रहे हो, डायरेक्ट भी तो पढ़ना है आपको, है ना। गलत बोल रहे हैं तो उसको टोको के वही सर आपने गलत देख लिया, तो ना उसको डायरेक्ट को आपको पढ़ना है संग में, केवल सुनना नहीं है। देखिए हाँ, तो दूसरे में कितनी सजा होगी, 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 6 वर्ष तक की होगी सकेगी। तो द्वितीय बार में अगर कोई अपराध करता है और किसी व्यक्ति को क्षति कारित हो जाती है तो 1 साल से कम की नहीं होगी किंतु कितनी हो सकती है, 6 साल तक की हो सकती है प्लस जुर्माने से। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पहले हो चुकी थी अनुपयुक्त मदिरा से और ऐसा ही अपराध वो दोबारा करता है, पहले कितनी सजा थी, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की, यही अपराध वो दोबारा करता है तो इसमें कितनी सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें सजा थोड़ी बढ़ जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी, आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी, या फिर उल्टा लिखा है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास की सजा भी हो सकती है प्लस जुर्माना, जैसा भी न्यायालय समझे, या मतलब जैसा भी, या तो आजीवन कारावास देगा न्यायालय, या फिर न्यायालय चाहे तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा भी दे सकता, ऑप्शनल है, न्यायालय दे सकता है, जैसा अपराध होगा ना, जैसी परिस्थितियां होगी उसके अनुसार से न्यायालय दे सकता, प्लस जुर्माने से क्या कर सकता है, दंडित कर सकता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सजा है 6 की 6, खासकर पहली वाली पूछी जाती है, ये भी कभी कभी पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी है ना। पश्चातवर्ती जो सजाएं हैं वो कभी कभी पूछी जाती है, जो पहली वाली सजा है वो तो आपको याद रखनी, यही पूछी जाती है मोस्टली, लेकिन हो सकता है कभी बात पश्चातवर्ती भी पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना आपको, है ना। पश्चातवर्ती वही अपराध दोबारा करता है और अधिकतम सजा कितनी अगर पूछता है तो फिर आपको लगाना आजीवन कारावास, ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं, या न्यूनतम सजा कितनी है वो पूछ लेते हैं तो फिर 5 वर्ष, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कुल मिला के सजाओं को क्या करना है, आपको याद रखना है। देखिए बस इसमें इतना ही था इस चैप्टर में। अब अपन उल्टा देख लेते हैं जो अपना रह गया था। तो इस चैप्टर का नाम भी पूछा जाता है कि मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त जो जीवन के विरुद्ध है, जीवन के विरुद्ध जो अपराधों के लिए शास्ति से संबंधित जो है अध्याय है वो कौन सा है, या मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिराओं को किस अध्याय में परिभाषित किया गया है, किस अध्याय या उससे संबंधित कौन सा अध्याय है। तो ये आपको चैप्टर 7 है, ये भी पूछा जाता है चैप्टर का नाम कि मानव के लिए अनुपयोगी या अनुपयुक्त जो मदिराएं हैं वो किस अध्याय में बताई गई, अध्याय 7 या जीवन के विरुद्ध अपराधों को किस अध्याय में बताया गया, 7, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं मतलब। तो इस चैप्टर का नाम आपसे पूछा जाता है कि इस चैप्टर में है क्या, या तो चैप्टर का नाम पूछेंगे या ये पूछेंगे कि मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त जो मदिरा है उससे संबंधित अध्याय कौन सा है। तो अध्याय कौन सा है, 7, धारा कौन सी है, 49A। तो धारा 49A है और अध्याय 7A है, एक ही धारा है इसमें अध्याय में। इस अध्याय में कितनी धारा है, अध्याय एक ही धारा है, ठीक है। बाकी अपना जो छूट गया था वो देखते हैं कितना छूटा था, कहाँ से पढ़ना था, 41 से, 41 जी, चलिए 41 से पढ़ते हैं अपन इसको। देखिए सेक्शन 41 निकालते हैं क्या है। सेक्शन 41 है, देखिए सेक्शन 41 पढ़ते हैं। ये कहता है सेक्शन 41 दंडों की
सही चल रहा है अभी सेक्शन 41। ये कहता है किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय या कब्जा, ये कह रहा है किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, क्या है, अन्य की ओर से क्या क्या है, विनिर्माण विक्रय और कब्जा, तीनों चीजों के बारे में बता रहा है कि अब आप ना करके किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से होता है। तो ये देखिए ये क्या कहता है, पहला इसका क्लॉज कहता है जहां किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी मादक द्रव्य विनिर्मित किया गया हो या बेचा गया हो या कब्जे में रखा गया हो और ऐसा अन्य व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा विनिर्माण या विक्रय उसकी ओर से था या ऐसा कब्जा उसकी ओर से है, वहां वह मादक द्रव्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्मित किया गया या बेचा गया या ऐसे अन्य व्यक्ति के कब्जे में समझा जाएगा। क्या मतलब कह रहा है, ये कह रहा है कि आप डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली कर रहे हैं व्यापार, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या करा रहे हैं, विनिर्माण करा रहे हैं, उसका विक्रय करा रहे हैं, उसका कब्जा रखे हैं, ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज आप करा रहे हैं, आप स्वयं ना करके डायरेक्ट सामने ना आके किसी के अन्य लोगों का सहारा ले रहे हैं। ये कह रहा है कि जब आप अन्य लोगों का सहारा लेके बिजनेस कर रहे हैं अपना, काय का, मदिरा का, है ना, मदिरा का बिजनेस कर रहे हैं आप, वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, लीगल तरीके से तो बात ही नहीं। अन्य लोगों का मदिरा का बिजनेस आप अन्य लोगों की सहायता लेकर के क्या कर रहे हैं, उसका विनिर्माण करवाते हैं, उसका विक्रय कराते हैं, उसका कब्जा कराते हैं, और आप जानते हैं कि ये आपके द्वारा संचालित है एक तरीके से, है ना। तो ये कह रहा है कि क्या माना जाएगा कि ये आपके द्वारा ही किया जा रहा है, ये माना जाएगा कि आपके द्वारा ही ये संचालित है। संचालित का लिख दिया, संचालित मतलब आप ही कर रहे हैं, चाहे उसका विनिर्माण कर रहे हो आप किसी के माध्यम से, चाहे उसका विक्रय कर रहे हो, चाहे उसका आप कब्जा किसी को दे रखा हो कि आप रखिए, है ना। तो इस तरीके का कोई काम करते तो माना जाएगा कि ये आपके द्वारा ही किया जा रहा है, चाहे आप किसी अन्य के माध्यम से ही क्यों ना कराएं। ये इसीलिए लिखा है कि लोग बाग बचने के लिए करते हैं ना उपाय, कि स्वयं ना करके किसी और पे थोप दिया और फिर कहा कि साहब हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो वो अगर जानता है, सब उसे पता है कि उसी के द्वारा किया जा रहा है, या उसकी जानकारी में भी है, तो माना जाएगा कि उसके द्वारा ही किया जा रहा है, या तो करवा रहा है या होने दे रहा है और उसकी जानकारी में, तो भी माना जाएगा कि उसके द्वारा ही ये सारा काम करवाया जा रहा है। दूसरा कहता है इसका, उपधारा 1 में की कोई भी बात किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा, ऐसे मादक द्रव्य के विधि विरुद्ध विनिर्माण, विक्रय या कब्जे के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी भी दंड के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। ये क्या कह रहा है, ये तो उस व्यक्ति के बारे में हो गई जो बनवा रहा था, ये कह रहा है जो उसके इसके कहने में जो काम कर रहा था उस व्यक्ति के बारे में कह रही है, कि ये कह रहा है कि अगर आप अन्य व्यक्ति के कहने में भी काम करते हैं, अन्य व्यक्ति के कहने पर काम करते हैं, तो ये धारा आपको दंड से नहीं बचाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं नहीं कर रहा था, मेरे द्वारा नहीं करवाया था, तो ये करवा रहे थे तो मैं कर रहा था। तो ये धारा आपको आपके आपराधिक दायित्व से नहीं बचाएगी, किसके, करने वाले की आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी इसको, इसको करने वाले को, जो कर रहा था, जो विनिर्माण कर रहा था, जो विक्रय कर रहा था, जो कब्जा जिस रखे हुए था, किसके कहने पे, इसके कहने पे रखे हुए था, तो उस व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं मिल जाती कि केवल साहब हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा था, वो तो इनके द्वारा किया जा रहा था। इस तरीके से उसको उसके आप जी दोनों को क्या मिलेगी बराबर, क्या, हाँ दोनों को बराबर मिलेगी, दोनों दोषी होंगे, बनाने वाला भी दोषी होगा और बेचने वाला भी दोषी होगा, है ना। ये इसीलिए लिख दिया जाता है, देखिए दोषी तो दोनों ही, ये स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है ये सेक्शनों में, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। वैसे भी अपन जानते हैं कि दोषी है, बेच रहा है, दोषी है, लेकिन ये और आगे भी दिखा, अपन ने पढ़ा हुआ है कि विनिर्माण विक्रय करता है कोई व्यक्ति तो दोषी होता है, ये अपन ने पढ़ा है। लेकिन चूंकि आगे जाके विवाद ना हो, वकील लोग बहुत बाल की खाल निकालते हैं ना, इसीलिए एक एक चीजों को स्पष्ट लिख दिया जाता है, बार बार लिख दिया जाता है कि जब ये धारा आई कि अन्य व्यक्ति करा रहा है, तो वकील कहते हैं कि साहब वो तो अन्य व्यक्ति की बात अलग हो गई, वो तो वहां दिया था विनिर्माण विक्रय के लिए वो कर रहा था, वो दोषी होता, लेकिन ये तो अन्य व्यक्ति के कहने पे कर रहा है, तो ये कहाँ दोषी होगा। इसीलिए ये चीजें स्पष्ट कर दी जाती है कि आप वकील साहब क्या कर नहीं पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे, कि वो कहेंगे कि देखिए ये लिखा है,
जज साहब उनसे क्या कहेंगे कि ये देखो ये 2 में लिखा है, 41 2 में लिखा है, पढ़ दो, है ना। तो इसके लिए ये चीजों को स्पष्ट करके लिख दिया जाता है और कुछ नहीं, है ना। तो जो बेच रहा है वो तो जिम्मेदार है ही, जो मतलब बनवा रहा है, और जो जिसके कहने पे बेच रहा है वगैरह है वो भी दोषी होगा। उसको एक छूट नहीं मिल जाएगी इस धारा पे कि साहब इनने बनवाई थी, हमको कुछ पद वो हम क्या जाने। तो इनको भी, ये भी लोग विनिर्माण विक्रय और कब्जे के लिए क्या होंगे, दोषी होंगे। देखिए अब आगे देखिए, बेचने वाला बनाने वाला दोनों की दोनों क्या होंगे, दोषी होंगे। 42 देखिए क्या कहता है, अपराधों के करने का प्रयत्न और दुष्प्रेरण, ये काय से संबंधित है, उसका प्रयत्न और दुष्प्रेरण से। ये अपराधों के प्रयत्न और दुष्प्रेरण से संबंधित है। ये क्या कहता है, इसमें लिखा जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के करने का प्रयत्न करेगा या उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा और ऐसे अपराध के लिए उपबंधित किए गए दंड से दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध है उसका या तो प्रयत्न करता है या फिर उसका दुष्प्रेरण करता है, तो वो इस धारा के लिए जो उपबंधित दंड है, मतलब जो दंड बताए गए हैं उन्हीं दंडों से क्या होगा, दंडनीय होगा। उपबंधित मतलब जो दंड बताए गए हैं, जो सजाओं में जो दंड दिए गए हैं, जो धाराओं में जो दंड दिए गए हैं, जैसा अपराध होगा उसके हिसाब से, तो वो उसी हिसाब से क्या होगा, दंडनीय होगा। तो प्रयत्न और दुष्प्रेरण ये आईपीसी में का विषय, ये आप आईपीसी में देखेंगे प्रयत्न क्या होता है, दुष्प्रेरण क्या होता है ना। तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उसका प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है। कैसे अपराध जो आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय बनाए गए हैं, ऐसे अपराधों का अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है या उनका दुष्प्रेरण करता है तो वो उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। ये याद रखना है, कैसे दंड से दंडनीय होगा, उपबंधित दंड से। उपबंधित मतलब जो दंड दिया गया है, जो दंड बताया गया है उसी दंड से क्या होगा, दोषी होगा। तो क्वेश्चन आते हैं कि कौन से दंड से होगा, 1/4 से, 1/3 से, उपबंधित दंड से। तो इसीलिए आपको याद रखना कैसे दंड से, उपबंधित दंड से। धारा 42 कहती उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। अब देखिए सेक्शन 43 क्या कहता है। सेक्शन 43 कहता है कतिपय मामलों में अपराधों के किए जाने के संबंध में उपधारणा, ये उपधारणा के बारे में करता है। उपधारणा प्रिजम्पशन जे एविडेंस का विषय है। उपधारणा मतलब प्रिजम्पशन, उपधारणा कर लेना। देखिए ये कहता है धारा 34, धारा 35 या धारा 36 के अधीन अभियोजन में जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए यह उपधारित किया जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति ने, मतलब क्या कह रहा है, प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए तब तक न्यायालय मान के चलेगा। जब तक आप उसके विरोध में साबित नहीं कर देते तब तक न्यायालय मानकर चलेगा। क्या मानकर चलेगा, देखिए पहला, किसी भी मादक द्रव्य के या काय के मादक, यहां लिख लेते हैं मादक द्रव्य, ताड़ी से भिन्न किसी भी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए किसी भी भवके पात्र उपकरण या साधृत, मतलब उपकरण लिख लेते हैं अपन यहाँ, उपकरण। या तीसरा कहता है किन्हीं भी सामग्रियों के जिन पर मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए प्रक्रिया की गई हो, जिसमें किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण किया गया हो। ये क्या है, मादक द्रव्यों के विनिर्माण की प्रक्रिया। विनिर्माण प्रक्रिया कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी साधन हो सकता है, प्रक्रिया जी की गई विनिर्माण की प्रक्रिया। तो अब न्यायालय क्या मानेगा, इसमें लिखा है विनिर्माण किया गया हो संबंध में जिसके कब्जे के विषय में वह समाधान प्रद रूप से लेखा जोखा देने में असमर्थ हो, उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया है। असमर्थ हो काय के बारे में, जो कब्जा वगैरह उसके कब्जे में पाया जाता है उसका वो जवाब नहीं दे पाता, काय का, लेखा जो दे देना असमर्थ, किस चीज का कोई कारण नहीं दे पा रहा है वो। अगर कोई इसके कब्जे में मादक द्रव्य पाया जाता है या मादक द्रव्यों को बनाने के उपकरण जिनको भभका पात्र वगैरह बोला जाता है, भभका पात्र होते हैं कि कुछ मतलब कंटेंट टाइप के होते हैं, नीचे से आग जलाई जाती है, उसमें पहले क्या किया जाता है, जो भी जिस पदार्थ से शराब कई चीजों से बनती है, अंगूर से बनती है, जौ से बनती है, चावल से भी बनती है, गेहूं से भी बनती है ना, यहाँ तक कि काजू से भी बनती है। तो इन सारी चीजों से शराब बनती है। तो इनको क्या करते हैं, पहले सड़ाया जाता है, इनको सड़ाने के बाद एक लिक्विड घोल तैयार होता है। उस लिक्विड घोल तैयार करने के बाद क्या किया जाता है, उसको बड़े बड़े ड्रम्स टाइप के रहते हैं,
उनमें भरा जाता है, यहाँ से नीचे आग लगाई जाती है ना, यहाँ ऐसे आग लगा दी जाती है और उसके उधर से निकलता है, ऐसी फिर ऐसी रॉड वगैरह कुछ होती है और नीचे आके वो स्टोर होता रहता है। भुक्का देखते हैं उसको कई दिनों तक सड़ाने के बाद, उसके बाद इस तरीके से स्टोर होती रहती है और वो नीचे आके वो स्टोर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो ये सारे उपकरण की बात कह रहा है जो शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपके कब्जे में पाए जाते हैं। यानी कि ये उपकरण भी नहीं रख सकते आप, अवैध रूप से शराब भी नहीं रख सकते आप। और अवैध कब, जब वो मात्राएं जो निश्चित की सरकार ने उससे अधिक पाई जाती है ना, या उपकरण वगैरह है वो भी नहीं रख सकते आप, या उसके विनिर्माण करने में जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती है उसकी पैकिंग वगैरह में बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो इस्तेमाल की जाती है, वो आपके कब्जे में पाई जाती है। और आपसे जवाब मांगा जाता है कि बताइए कि क्यों आपके मतलब कब्जे में है, और आप उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाते। तो न्यायालय क्या मान के चलेगा कि आप क्या करते हैं, आपने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया। न्यायालय क्या मान के चलेगा कि आपने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया, मतलब जिस धारा में भी आ रहा होगा वो अपराध, जिस धारा में भी वो अपराध आ रहा होगा न्यायालय मान के चलेगा कि आपने वो अपराध कारित किया है। मतलब क्या है, मतलब सबूत के भार की बात आती है कि सबूत का भार किस पर होगा, सबूत का भार इधर किस पर होगा, जो पकड़ा जाता है। मान लो ए व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, इसके कब्जे में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो सबूत का भार किस पे होगा, ए पर ही होगा। ए को ही साबित करना पड़ेगा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने इस अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है। तो ये सिद्धि भार किस पे होगा, ए पर होगा। उपधारणा मतलब न्यायालय ने तो मान लिया कि आप ही दोषी हो, आप करते हो ये सब, आप अवैध शराब का कब्जा व्यापार करते हो, आप अवैध शराब बनाते हो और आप बेचते हो, ये न्यायालय ने मान लिया। जैसा भी स्थिति हो न्यायालय ने मान लिया। अब आप सिद्ध करें कि हम अवैध शराब नहीं बेचते, ना ही हमें अवैध शराब बनाते हैं, तो ये सबूत का भार की बात कह रहा है। तो न्यायालय क्या करेगा, यहाँ उपधारणा करेगा, ये भी याद रखना। न्यायालय उपधारणा करेगा, कर सकेगा, क्या करेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा, ये याद रखना। तो न्यायालय उपधारणा करेगा जब तक कि आप प्रतिकूल साबित ना कर दें। न्यायालय अपनी तरफ से तो मान के बैठ जाएगा कि आप अपराधी हैं, आप सिद्ध करो कि आप अपराधी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ उपधारणा करेगा, याद रखना, न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा। अब देखिए सेक्शन 44 जो है वो क्या कहता है, सेक्शन 44 क्या कहता है ये देखिए। देखिए सेक्शन 44 कहता है सेवकों के कार्य के लिए अनुज्ञप्ति धारी का आपराधिक दायित्व, ये भी याद रखना है आपको। सेक्शन 44 ये क्या कह रहा है, सेवकों के दायित्व के लिए, सेवक के लिए मालिक जिम्मेदार, ये कह रहा है। सेवक के काम के लिए कौन जिम्मेदार, मालिक। सेवक काम करता है लेकिन जिम्मेदार कौन होगा, मालिक। सेवक काम करेगा और उसके काम के लिए जिम्मेदार कौन है, मालिक। ये वो कह रहा है धारा 44। इसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। मतलब मालिक की जगह कौन जिम्मेदार होगा, सॉरी नौकर की जगह कौन जिम्मेदार होगा, मालिक। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मालिक की, ना कि नौकर की। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, वो शर्त इसमें लिखी है, क्या है देखिए। इसमें लिखा है जहां इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, मंजूर किए गए अनुज्ञा पत्र या पास के धारक के नियोजन में रखे गए तथा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारा 34, 35, धारा 36, 36 से 38 या धारा 38 का या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया जाए, वहां ऐसा धारक भी उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया हो, जब तक कि वह साबित ना कर दे कि उसने ऐसे अपराध किए जाने की रोक करने के लिए समस्त सम्यक एवं युक्तियुक्त पूर्व सावधानियों का प्रयोग किया था। परंतु वास्तविक अपराधी से भिन्न कोई भी व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में के सिवाय कारावास से दंडनीय नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो मदिरा संबंधी व्यापार करता है, उसके नियोजन में कोई व्यक्ति है, उसने नियोजित कर रखा है किसी व्यक्ति को, नियोजित किसी व्यक्ति को कर रखा है, और ऐसे अनुसरण में वो इस जो नियोजित व्यक्ति है या जो उसका सेवक है वो क्या करता है, उन शर्तों का उल्लंघन करता है जो इस अधिनियम में दी गई है।
या अनुज्ञप्ति में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो क्या माना जाएगा कि उसके लिए मालिक ही जिम्मेदार है। क्या माना जाएगा कि मालिक ही जिम्मेदार है। कब माना जाएगा, एक शर्त लिखी है, लेकिन जब तक ये साबित ना कर दे, अगर ये साबित कर देता है मालिक कि भैया मैंने तो पूर्व सावधानियां बरती थी, रोकने की कोशिश भी की थी, इसमें मेरी कोई ढिलाई नहीं है, अगर ये साबित कर देता है कि अपनी निर्दोषिता साबित कर देता है कि मेरी कोई जिम्मेदार, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी, है ना, मैंने रोकने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, है ना, ये सारी चीजें अगर ये साबित कर देता तो ये जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें जिम्मेदार ये साबित नहीं कर पाता है मालिक, तो फिर मालिक नियोजित जो व्यक्ति है या जो नौकर है या जो सेवक है उसके कार्य के लिए भी दोषी माना जाएगा। ये क्या कह रहा है, जो नौकर है उसके कार्य के लिए कौन दोषी माना जाएगा, मालिक दोषी माना जाएगा। एक चीज और नीचे लिखी है, वो अलग लिखिए, कहाँ था ये, परंतु, इसका परंतु लिखा है, परंतु, और देखिए परंतु क्या कह रहा है। तो इसको प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत भी समझ सकते हैं आप, प्रातिनिधिक, या ये भी इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत इसमें कहाँ दिए, वैसे इतने जटिल क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो वैसे सिंपल है, सेवक के कार्यों के लिए मालिक दोषी कितने में होता है, 44 में, ऐसे ही पूछेंगे, है, तो इस तरीके से आप वैसे सभी जानते हैं, तो हम इसके द्वारा। अब देखिए परंतु क्या कहता है, परंतु देखिए क्या कहता है, परंतु वास्तविक अपराधी से भिन्न कोई भी व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में के सिवाय कारावास से दंडनीय नहीं होगा। ये कह रहा है वास्तविक अपराधी के सिवाय, वास्तविक अपराधी कौन है, सेवक है ना, वास्तविक अपराधी कौन है, सेवक। ये कह रहा है जुर्माने का अगर संदाय नहीं करता है, इसमें जुर्माना ही होता है, क्योंकि अपन ने आगे पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माने का संदाय नहीं करता है तो ये जो मालिक है इसको इसके लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। इसके लिए जो मालिक है अगर जुर्माने का संदाय नहीं करता है तो उसके लिए उसे जेल में नहीं डाला जाएगा, इसके सिवाय इसको डाला जा सकता है। देते हैं ना कि जुर्माना होगा, जुर्माना ना देने पे इतनी सजा न्यायालय देता है ना, तो उस बारे में बात कह रहा है कि अगर वास्तविक मालिक है तो अगर वो जुर्माना जमा नहीं करता है तो उससे इसके लिए जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, लेकिन सेवक को भेजा जा सकता है अगर जुर्माना जमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तविक दोषी इसमें कौन है, सेवक है, तो सेवक को भेजा, वास्तविक दोषी कौन है, सेवक, अगर सेवक ने कराया तो वास्तविक दोषी सेवक। वास्तविक दोषी इसीलिए लिखा है इसमें, वास्तविक दोषी लिखा, नाम सेवक मालिक दोनों नहीं लिखा, दोषी इसीलिए लिखा कि कोई भी हो सकता है। वैसे देखा जाए अगर सेवक की गलती थी तो सेवक वास्तविक दोषी है, मतलब सेवक मालिक से पूछताछ कुछ नहीं की उसने, वो अपनी मनमर्जी काम कर रहा था, तो फिर सेवक वास्तविक दोषी है। और अगर मालिक की मर्जी से काम हो रहा था, मालिक जानता था, मालिक जानता था ना, अगर मालिक जानता था कि सेवक ऐसा काम कर रहा और वही करवा रहा था उसके थ्रू, तो फिर वास्तविक दोषी कौन है, मालिक है, इसीलिए वास्तविक दोषी लिखा है ना। तो ऐसा नहीं कि वो, ये तो उदाहरण के लिए कि मालिक अगर इसका कृत्य है सेवक का, सेवक वास्तविक दोषी है तो मालिक को जेल नहीं डाला जाएगा, अगर मालिक वास्तविक दोषी है तो सेवक को जेल नहीं डाला। कब, जब जुर्माना जमा नहीं करते, जुर्माना का संदाय नहीं करते तब, ये कह रहा है। तो ये याद रखिए कि जुर्माने का संदाय ना करने के लिए उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, किसको, केवल वास्तविक जो अपराधी उसको डाला जाएगा, है ना, दो है ना इसमें, तो जो वास्तविक अपराधी है केवल उसको ही जुर्माना ना देने पे जेल में डाला जाएगा और दूसरे वाले को नहीं डाला जाएगा, उस पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, है ना। न्यायालय लिखता है ना कि इतना जुर्माना लगाया और नहीं दिया तो 15 दिन की जेल, 1 माह की जेल, ऐसा लिखता है ना, तो उसके बारे में ये कह रहा है। तो वास्तविक जो अपराधी है, वास्तविक अपराधी दोनों हो सकते हैं, सेवक अगर मालिक की अनुमति के बगैर करता है तो वो भी वास्तविक दोषी माना जाएगा, और अगर सेवक जो मालिक था उसके ज्ञान के साथ वो काम हो रहा था तो फिर मालिक ही वास्तविक दोषी माना जाएगा, है ना, जैसी भी स्थिति हो वैसा। अब देखिए 45 क्या कहता है, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड, ये कह रहा है सेक्शन 45, ये कह रहा है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड, यानी वर्धित मतलब बढ़ाना वाला, वर्धित का अर्थ होता है बढ़ा के, वर्धित, पूर्व दोष सिद्धि की बात कह रहा है, पहले दोष सिद्ध हो चुके हैं आप, पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित, उसके लिए कैसा दंड दंड मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ, वर्धित मतलब बढ़ा हुआ, वर्धित का मतलब है बढ़ा हुआ दंड। आपका दंड कैसा होगा, बढ़ जाएगा, अगर आप पहले भी दोष सिद्ध हो चुके थे दोबारा होते तो वो दंड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
इसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति धारा 34, धारा 35, धारा 36, 36 खा या 36 गा या धारा 40 के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निर्देशित किसी भी अधिनियम में जो पहले समाप्त हो चुके ऐसे अधिनियमों को भी शामिल कर लिया गया है, तत्स्थानिक उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात उन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध बाद में करेगा और उसका सिद्ध दोष ठहराया जाएगा तो वह उस दंड से दुगने दंड से दंडनीय होगा, जो कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार दोष सिद्ध ठहराए जाने पर अध्रुपित किया जाना है। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको इसका याद रखना कितने दंड से दंडनीय होगा, दुगने, डबल दंड से, जितनी उसको सजा मिली थी उसका दुगना, जो अपराध में सजा थी उसका दुगने से क्या होगा, दंडित किया जाएगा, है ना। अगर किसी अपराध में 3 वर्ष तक की सजा थी तो अब दोबारा करता तो 6 वर्ष हो जाएगी, 1 वर्ष तक की सजा थी तो 2 वर्ष हो जाएंगे, है ना। 5 वर्ष तक की सजा थी तो 10 वर्ष हो जाएगी, जैसी सजा होगी उसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु इस धारा में कि कोई भी बात किसी ऐसे अपराध का जिसका कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 के अधीन अन्यथा संक्षिप्त विचारण किया जा सकता हो, इस प्रकार विचारण किए जाने का निवारण नहीं करेगी। ये कह रहा है कि भले ही दुगने दंड से हो सकता है, दंडनीय होगा, लेकिन अगर उसका समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण हो सकता है सीआरपीसी के तहत, कैसा विचारण हो सकता है, संक्षेप में, संक्षेपक यानी संक्षेप में विचारण अगर उसका हो सकता है तो फिर ये कहना कि केवल दुगने दंड से दंड नहीं होगा, उसका संक्षेपक विचारण या संक्षेप में विचारण नहीं हो सकता, ये धारा उसको रोकेगी नहीं। भले ही दुगने दंड का प्रावधान हो, लेकिन अगर सीआरपीसी के अंतर्गत उसका क्या हो सकता है, संक्षेप विचारण हो सकता है, तो संक्षेप विचारण उसका किया जाएगा, किया जा सकता है। न्यायालय को ठीक लगेगा तो न्यायालय संक्षेप विचारण उसका कर सकता है, ये धारा उसको रोकेगी नहीं, न्यायालय को संक्षेप विचारण करने से नहीं रोकेगी, क्योंकि संक्षेप विचारण करने के लिए समय वो होता है लिमिट कि भाई किन मामलों का संक्षेप विचारण होगा, है ना। तो ये कह रहा है भले ही दुगनी सजा हो जाए तो भी उसका संक्षेप विचारण हो सकता है ना, ये कह रहा है। जैसे कि मान लिए अधिकतर 2 वर्ष तक के अपराध होते हैं, उनका संक्षिप्त विचारण होता है ना। अब ये अब 2 वर्ष का अपराध किया था और दुगनी होकर वो 4 हो गई, तो ये बात उसको रोकेगी नहीं कि साहब इसका संक्षिप्त विचारण हो सकता था, अब 4 हो गई तो नहीं होगा, नहीं, इसका भी हो सकता है, ये कह रहा है। यहाँ 2 वर्ष तक की मूल सजा है और इसका संक्षिप्त विचारण हो सकता है, अधिनियम के तहत इसका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। अब ये दुगनी हो गई, पश्चातवर्ती 4 हो गई, तो ये धारा इसको रोकेगी नहीं कि ये 2 वर्ष 4 में बदल गए, ये तो 2 में आते हैं ना, तो इसका हो सकता है तो इसका भी हो सकता है, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे आपका 45 होगा, 45 था, 46 कतिपय वस्तुओं का अधिहरण के दायित्वाधीन होना, यानी जब्ती वगैरह के दायित्वाधीन होना। सेक्शन क्या कहता है, 46, ये क्या होता है, अधिहरण की बात कर रहा है, यानी जब्ती की बात कर रहा है। अधिहरण वाला जब्ती है, बस इतना याद रखो, अधिहरण क्या है, जब्ती, किसी वस्तु की जब्ती, उसे जब्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है पहला, इसका 2 ही पॉइंट है इसमें। पहला कहता है जब कभी कोई अपराध जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है किया जाता है तो वह मादक द्रव्य सामग्री, भभका, पात्र, उपकरण, साधित जिसकी बाबत या जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है तथा कोई भी पात्र, पैकेज और आविष्टक जिसमें कोई भी ऐसा मादक द्रव्य सामग्री, भभका, पात्र, उपकरण या साधित पाया जाए और पात्रों या पैकेजों की ऐसी अन्य अंतर वस्तुएं यदि कोई है जिसमें वह पाया जाए या वे पाए जाएं तथा उसको ले जाने में प्रयुक्त पशु, गाड़ी, यान, जलयान, बेड़ा या अन्य प्रभण भी अधिहरण के दायी होगी। सारी चीजें कुल मिला के जो भी काय से मदिरा में आप बनाने में, विनिर्माण में भक्का पात्र होते हैं, उनको आने ले जाने में, मतलब जितनी भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं सारी की सारी चीजें काय के अधीन होंगी, जब्ती के अधीन होंगी। इसमें पढ़ना नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखना, जो भी चीज इस्तेमाल की जाएगी मदिरा आदि के निर्माण में, समस्त चीजें एक नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक, पहले चरण से लेकर बस इतना याद रखो अंतिम चरण तक जितनी भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो सब की सब काय के अधीन होगी, वो जब्ती के अधीन होगी, है ना। चाहे उसके लिए गाड़ी इस्तेमाल की जाती, मान लो कोई गाड़ी में लिखा जा रहा तो
शराब तो जब्त होगी, लेकिन नहीं गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी भी जब्त होगी उसके साथ, है ना। बैलगाड़ी है वो भी जब्त होगी, घोड़ा गाड़ी है वो भी जब्त होगी, कोई बस है वो भी जब्त हो जाएगी, एरोप्लेन होगा तो वो भी जब्त हो जाएगा, जो होगा वो सब जब्त हो जाएगा। इसके अलावा जो बनाने में उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी जब्त हो जाएंगे। तो सारी की सारी चीजें काय के अधीन होगी, जब्ती के अधीन होगी, ठीक, उसको जब्त किया जा सकता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन किसी भी मादक द्रव्य के साथ या उसके अतिरिक्त विधि पूर्वक आयात किया गया, परिवहन किया गया, विनिर्माण किया गया, कब्जे में रखा गया, बेचा गया कोई भी मादक द्रव्य और कोई भी पात्र, पैकेज और आवरण जिसमें पूर्वोक्त अनुसार कोई भी मादक द्रव्य सामग्री या मक्कापात उपकरण या साधित पाया जाए या पाए जाए, उन पात्रों या पैकेजों की अन्य अंतर वस्तुएं यदि कोई हो जिसमें वह पाया जाए या वे पाए जाएं और उनको लाने में उपयोग में लाए गए पशु, गाड़ी, जलयान, भेड़े या अन्य वाहन उसी प्रकार अधिहरण के दायित्वाधीन होगी। ये क्या कह रहा है, दूसरे में अंतर क्या है, पहले में अंतर क्या है, दोनों एक ही बात लग रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में। ये कह रहा है कि अधिहरण के दायित्व किसी मादक द्रव्य के साथ या उसके अतिरिक्त विधि पूर्वक आया, ये आया है। क्या है इसमें अंतर, इसमें अंतर ये है कि जैसे कि इसमें तो जो अवैध रूप से ले ही जा रहे थे पहले वाले में, इसमें क्या कह रहा है कि अवैध के संग विधि पूर्वक माल भी था, मतलब कुछ माल तो विधि पूर्वक था जो ले जाने के लिए आप अनुज्ञात था, उसी के साथ आपने थोड़ा सा क्या करा, अवैध माल भी रख दिया, अवैध भी है और ये वैध भी है। वैध माल में छिपा के ले जा रहे थे अवैध माल, मतलब जितनी परमिशन थी या जो अवैध शराब थी आप वैध माल के साथ छुपा के ले जा रहे, 4 बोतलें मान लो एक पैकेट में मान लीजिए 10 बोतलें आती हैं, उदाहरण के लिए कि 10 बोतलें मान लीजिए एक बोतल में पैकेट में आती हैं, आपने उसमें से 2 बोतलें क्या कर दी जो अवैध होती हैं वो उसमें रख दी, ताकि लोगों को पता ना पड़ सके, ये तरीके होते हैं ना लोगों के, ताकि लोगों को पता ना पड़ सके, पुलिस चेकिंग करे कि साहब वैध माल जा रहा है, और वैध माल की संख्या करा अपना अवैध माल निकाल दिया। उसके बारे में कह रहा है दूसरा कि वो सारी चीजें जो वैध माल के साथ है तो पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी, जब्त हो जाएंगी, चाहे वो वैध के साथ जा रही हो या वैध के साथ जा रही हो, या वो मतलब पूरा का पूरा स्लॉट ही जब्त होगा। ऐसा नहीं कि वो वैध माल को छोड़ दे कि भाई ये तो वैध था या वैध था, अवैध को रख लिया, नहीं, वैध के साथ करे तो अपराध तो कर रहे थे ना, तो कि पूरा के पूरा जो वैध माल भी चला जाएगा आपका जब्ती में और अवैध माल भी चला जाएगा, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, जब्ती के अधीन, चाहे उसका आप आयात कर रहे हो चाहे उसका निर्यात कर रहे हो, जो मक्का सामग्री पात्र वगैरह होते हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अब तो आपका भक्का वगैरह कैसे हो जाएगा, भक्का वगैरह ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आपको कोई सरकार ने कोई लिमिट दे रखी है भक्का पाक इस्तेमाल करने के लिए, मतलब जो शराब बनाने के लिए जो रिफाइनरी होती है वो आपको दे रखी है, उसकी लिमिट तय कर रखी है, मान लो सरकार ने कि 10 गैलन वगैरह में नापते हैं इनको, तो गैलन वगैरह बनाना आप क्या कर रहे हो, 15 गैलन बना रहे हो, अब एक तरीके से बना रहे हो या आपके पास स्टेट कब्जे में रखी हुई, तो ये क्या हुआ, अवैध हुआ ना, तो पूरा का पूरा स्लॉट सरकार क्या करेगी, जब्त करेगी, है ना, वो सारी चीजें। तो वैध के साथ अगर अवैध मिलाओगे तो पूरा की पूरा स्लॉट ही जाएगा आपका, काय के अधीन होगा, वो जब्ती के अधीन होगा। अब देखिए 47 क्या कहता है, सेक्शन 47 भी इसी से संबंधित है, कौन देगा आदेश, ये कहता है अधिहरण का आदेश, जब्ती का आदेश या अधिहरण का आदेश कौन देगा, अधिहरण का आदेश कौन किसके द्वारा दिया जाएगा, ये सेक्शन 47 बताता है। ये कहता है कि पहला, जहां मजिस्ट्रेट अपने विचारण किए गए किसी मामले में यह निश्चय करे कि कोई वस्तु धारा 46 के अधीन अधिहरण के दायी है हो, तो वह उसके अधिहरण का आदेश देगा। तो पहला कौन दे सकता है, मजिस्ट्रेट, आपको बस इतना याद रखना है, कौन दे सकता है, मामले का अगर किसी विचारण चल रहा है तो जो मामले का विचारण कर रहा है वो मजिस्ट्रेट दे सकता है उसके अधिहरण का आदेश। कौन सा मजिस्ट्रेट, जो मामले का विचारण कर रहा है और उसको लगता है कि ये जो माल है ये धारा 46 के अधीन क्या है, जब्ती के अधीन है, तो ऐसा आदेश कौन पारित कर सकता है, वो मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। कौन सा क्लॉज कहता है, पहला क्लॉज। परंतु लिखा है, परंतु जहां धारा 47 का की उपधारा 3 के खंड का के अधीन कोई सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जाए तो वह अधिहरण के संबंध में यथापूर्व कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि 47 का के अधीन कलेक्टर के समक्ष वस्तु की बाबत लंबित कार्रवाइयां निपटा न दी जाए, और यदि कलेक्टर ने धारा 47 का की धारा 2 के अधीन उसके अधिहरण का आदेश दिया है
तो मजिस्ट्रेट इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये क्या कह रहा है, धारा 47 के तहत कोई कार्रवाई चल रही थी, 47A के तहत, 47A नीचे है, 47A के तहत कोई कार्रवाई चल रही थी, तो 47A के तहत कार्रवाई कौन करता है, कलेक्टर। नीचे पढ़ेंगे अभी, कलेक्टर कोई कार्रवाई कर रहा था, तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट कोई जब्ती का आदेश नहीं देगा। ऐसे मामले में कलेक्टर कोई जब्ती का आदेश नहीं देगा, या कलेक्टर का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा। कलेक्टर का पहले तो आदेश का इंतजार करेगा कि कलेक्टर क्या इंतजार आदेश देता है। अगर कलेक्टर ने जब्ती कर लिया है तो फिर जब्ती का आदेश देने की कोई जरूरत ही नहीं ना, इसीलिए लिखा है कि कलेक्टर का आदेश पहले तो वेट करेगा कि कलेक्टर क्या आदेश देता है, और अगर कलेक्टर ने जब्ती का आदेश नहीं दिया तो दे सकता है, दे देगा। अगर कलेक्टर ने जब्ती का आदेश दिया तो फिर उसके विरोध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन कौन कर सकता है जब्ती, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, आगे आएंगे ये कलेक्टर है ना, अभी पढ़ा ना, नीचे आएगा तो जब्ती का आदेश कौन कौन दे सकता है, कलेक्टर भी दे सकता है, मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, जब वो विचारण कर रहा हो उस विचारण के प्रकरण को वो कलेक्टर भी कर सकता है, धारा 47 के नीचे को। दूसरा कहता है जबकि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया हो किंतु अपराधी ज्ञात न हो या पाया न जा सके, तो मामले की जांच तथा उसका अवधारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जो अधिहरण का आदेश दे सकेगा। ये कैसे अपराधी के बारे में बात करें, अज्ञात मतलब उसका पता ही नहीं है कि किसने ये अपराध किया, शराब छोड़ के भाग जाते हैं ना कई बार, होता पड़ा पहले पुलिस वाले ही बता देते हैं उन्हें, तो वो तो भगने की क्या है, पुलिस वाले पैसा लेते हैं, उन्हें बता देंगे साहब वो छापा पड़ने वाला है, फरार हो जाए तो भग जाते हैं, तो केवल भक्का पात्र वगैरह यही पकड़ पाते हैं। तो ये कह रहा है कि अज्ञात अपराधी वगैरह लोग हैं कोई, तो उनके बारे में कार्रवाई कौन करेगा, आपको याद रखना है कलेक्टर करेगा। ऐसे अपराधियों के बारे में कार्रवाई कौन करेगा, कलेक्टर करेगा, मतलब जो भी निर्णय लेना हो कलेक्टर लेगा। तो सारी कार्रवाई कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। ज्ञात ना हो या पाया ना जा सके तो मामले की जांच तथा उसका अवधारण कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। बस इतना याद रखना कि अज्ञात अगर अपराधी है तो अज्ञात अपराधी के बारे में जो कार्रवाई की जाएगी वो कौन के द्वारा की जाएगी, कलेक्टर के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है, कलेक्टर करेगा कार्रवाई। जब कब करेगा, जब अज्ञात अपराधी। परंतु कहां पे था, परंतु परंतु अधिहरण की जाने के लिए आश्रित वस्तु का अभिग्रहण किए जाने की तारीख से 1 माह का अवसान न हो जाने तक, या किसी भी ऐसी व्यक्ति को जो कि उसके संबंध में किसी अधिकार का दावा करे और उस साक्ष्य को यदि कोई हो जिससे कि वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करे, सुने बिना कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। जी अधिकार की बात आ गई, कोई व्यक्ति आ जा सकता है कि भैया अपना राइट बता सकता है, उसका राइट है, तो उसके लिए कितनी माह का वेट करेगा, 1 माह। 1 माह का टाइम है, जो भी व्यक्ति हो सकता है वो राइट। आप कहोगे ऐसा कैसे, क्योंकि शराब किसी को दे देंगे, शराब नहीं दे सकते, बहुत भी चीजें जब्त होती है ना संघ में, कोई गाड़ी जब्त हो गई है ना, बहुत सारी चीजें जब्त होती, शराब नहीं दे। हाँ कोई ऐसी शराब है जो प्राचीन काल से उनके घर में रखी, वो अलग बात हो जाती है, तो सजा को दान भी हो जाएगी, आगे अपन पढ़ेंगे। तो इस तरीके का अगर कोई अपराध है तो कोई भी व्यक्ति हक वगैरह है अपना 1 माह के अंदर साबित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक वेट करेंगे, 1 महीने के भीतर अगर कोई व्यक्ति आता है अपना हक साबित करता है तो पहले उसको सुना जाएगा, उसको सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो कितने सुनने के लिए कितना टाइम है, 1 माह। 1 माह का नोटिस निकाल देते हैं, पेपर में वगैरह में निकाल देते हैं कि ये फलाना है, कोई भी अगर उसका हकदार है तो आके न्यायालय के समक्ष क्या करे, अपना, कलेक्टर भी न्यायालय होता है इसलिए न्यायालय लिखा जाता है, तो न्यायालय के समक्ष आकर क्या करे, अपना पक्ष रख सकता है। ऐसी एक नोटिस निकाल दिया जाता है कि फलानी जगह ये सामान पकड़ा गया है, जो भी उसका वैध बारिश वगैरह हो या कोई भी जो आपत्ति करता हो वो आपत्ति आकर कर सकता है, दिनांक दे दी जाए। तो कितने माह में, 1 माह में करेगा, और उसको सुना जाएगा, तभी जो कलेक्टर महोदय है वो अपना आदेश पारित करेंगे। बगैर सुने कलेक्टर महोदय, अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो, नहीं आ जाता तो फिर तो करेंगे ये आदेश पारित, है ना। परंतु एक और है, परंतु यह और भी कि प्रश्नाधीन वस्तु शीघ्रता और प्रत्यक्षशील हो, या यदि कलेक्टर की राय हो कि विक्रय उसके स्वामी के फायदे के लिए होगा तो कलेक्टर उसका विक्रय किए जाने का या किसी समय निर्देश दे सकेगा, और इस धारा के
उपबंध ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम को यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होंगे। ये क्या कह रहा है? ये कलेक्टर को पावर दे रहा है कि अगर कोई वस्तु ऐसी होती है जो खराब होने वाली है, खराब हो सकती, शीघ्र खराब हो जाएगी, क्योंकि आप इसको आप जब्ती जो की गई चीज केवल शराब की नहीं की, शराब तो नहीं होती खराब, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजें पकड़ी गई हैं जो उसके साथ ले जाई जाएंगे, तो सारी चीजें जब्त हो जाती है ना, और उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो शीघ्र खराब हो सकती है। तो अगर कलेक्टर को लगता है कि इनका विक्रय कर देना चाहिए, तो कलेक्टर उसके विक्रय का आदेश दे सकता है। किसके फायदे के लिए? जो उसका स्वामी है, स्वामी के फायदे के लिए। फिर जो भी खर्चे होते हैं, जो सर बेचने में जो खर्चे वगैरह है, सरकार अपना खर्चा वर्चा निकाल के क्या करती है, जो भी आगम प्राप्त होती है, जो भी रकम प्राप्त होती है, वो उसके स्वामी को क्या कर दी जाती है? लौटा दी जाती है। जो उसका स्वामी है अगर हकदार है तो उसको लौटा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है विक्रय भी कौन करेगा, विक्रय का आदेश भी कौन देगा? विक्रय का आदेश भी कलेक्टर के द्वारा दिया जाएगा। और अगर व्यक्ति अज्ञात है तो भी कौन करेगा कार्रवाई? तो भी कलेक्टर करेगा। तो इसमें क्या याद रखने वाली चीजें हैं? आप इसमें याद रखने वाली चीजें हैं आपकी कलेक्टर, जब व्यक्ति अज्ञात हो, पद अज्ञात हो, दूसरा चीज कैसी हो, खराब होने लायक हो, तब आदेश कौन पारित करेगा? कलेक्टर। ये याद रखने वाली बात है बस, कि कलेक्टर करेगा। उसमें आएगा आबकारी आएगा, आबकारी अधिकारी, ये सब कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। ये याद रखने वाली चीज है बस। ठीक है, तो क्या याद रखना है? कलेक्टर याद रखना है। और जब विचारण, ये तो वैसे भी ध्यान रहेगा आपको कि जब विचारण होता तो मजिस्ट्रेट ही करेगा, जो विचारण कर रहा है वो ही देता है। और कौन कौन दे सकता है? यानी कि जब्ती का आदेश मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और कलेक्टर भी दे सकता है, जैसी भी स्थिति हो, है ना। अगर वो पर्टिकुलर पूछते हैं कि अज्ञात व्यक्ति है तो कौन देगा जब्ती का आदेश? तो फिर कलेक्टर देगा। अगर वो केवल ये पूछते हैं कि जब्ती का आदेश कौन कौन दे सकता है, केवल इतना पूछते हैं, तो मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और कलेक्टर भी दे सकता है। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि विचारण के दौरान जब्ती का आदेश कौन देगा, तो फिर कौन देगा? मजिस्ट्रेट देगा। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा पूछेंगे वैसा आंसर आपको लगाना। अब देखिए 47 का है, 47 का क्या कहता है? कर लीजिए, आवाज सही से नहीं आ रही। ओके, माइक ठीक करे वो नीचे। ओके, चलिए 47 का देखिए, 47 का क्या कहता है? 47 का कहता है अभिगृहित किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवणों आदि का अधिहरण। 47 एक काय की जब्ती के बारे में कह रहा है। मादक द्रव्यों के उपकरण वगैरह होते हैं, तो इसमें मादक द्रव्य लिख लीजिए आप। मादक द्रव्य हो गए, वस्तुएं जो उससे संबंधित है, कोई वस्तु हो गई या वस्तुओं कह सकते हैं, एक ही बात। वस्तुओं, उपकरण हो गए, उपकरण हो गए, पात्र हो गए, और सामग्रियां जो उसको बनाने में कोई भी सामग्री वगैरह यूज हो सकती, सामग्रियों में। तो सामग्रियां हो गई, या उनके प्रवरण मतलब आने जाने में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, उनकी जब्ती के बारे में बात कर रहा है। उनकी जब्ती के बारे में बात करता है। ये कहा है कि जब्ती है, जब्ती। ठीक है, जब्ती लिख लीजिए या अधिहरण लिख लीजिए। अधिहरण है, ठीक है। काय का अधिहरण है? मादक द्रव्यों का, शराब का, उनमें जो इस्तेमाल की जाती है उन वस्तुओं का, उपकरणों का, उसके पात्रों का जिसमें भरी जाती, पात्र मतलब जिसमें भरी जाती, कलेक्ट की जाती, कोई सामग्री जो बनाने में इस्तेमाल होती है ना, जब घर में कोई चीज बनाते तो सामग्री लगती है ना, ऐसे शराब बनाने में भी सामग्री लगती है ना। तो सामग्रियों का और उसके प्रवण मतलब यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जो चीजें इस्तेमाल होती है वो। अब इसको बना लिए तो ले कैसे जाओगे? वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती। कैसे किया जाएगा? पहला इसका देखिए क्या कहता है। पहला कहता है जब कभी धारा 34 की उपधारा 1 के खंड का या खा के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध किया जाए और अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर, ये याद रखना है। कितनी लीटर? 50 बल्क लीटर। ये इसका पैमाना होता है नापने का, है ना।
50 बल्क लीटर, मतलब 50 वर्ग लीटर से अधिक हो तो धारा 52 के अधीन सशक्त, धारा 52 के अधीन सशक्त, आगे अपन पढ़ेंगे कि धारा 52 के अधीन कौन सशक्त, धारा 52 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी अधिनियम की धारा 34 की उपधारा 2 और धारा 52 के अधीन किन्हीं मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों का प्रभरणों आदि का अधिग्रहण करते समय अभिगृहित की गई संपत्ति पर एक चिन्ह यह उपदर्शित करते हुए कि वह इस प्रकार अभिगृहित की गई है और बिना असम्यक विलंब के अभिगृहित की गई संपत्ति को या तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उस अधिकारी जो इसमें इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है के समक्ष पेश करेगा, जो जिला आबकारी अधिकारी के पद से निम्न पद का ना होगा, या जहां इसकी मात्रा या बल्क या कोई अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार किया जाना समुचित नहीं है, वह अधिग्रहण के बारे में समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए उसे एक विस्तृत रिपोर्ट देगा। ये क्या कह रहा है कि जो भी अधिग्रहण के लिए कर सकता है धारा 52 के अधीन, देखिए धारा 52 और देख लीजिए कौन कौन कर सकता है अधिग्रहण। इसमें लगा कोई भी आबकारी अधिकारी और कोई भी पुलिस अधिकारी जो ऐसे पद श्रेणी से पद का ना हो जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, तो इसमें कौन कौन कर सकता है, कोई भी आबकारी अधिकारी आते हैं इसमें, और पुलिस वाले भी आते हैं और पुलिस भी आती है। कौन कौन कर सकता है, कोई भी आबकारी अधिकारी कर सकता है और पुलिस भी कर सकती है। ये जब्त सारी चीजें, अगर शराब की मात्रा जो है 50 बल्क लीटर से क्या है अधिक पाई जाती है, 50 बल्क लीटर से अधिक पाई जाती है, तो वो क्या करेगा, वो आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी जैसी भी स्थिति, वो क्या करेगा, एक उसको जब्त करने के बाद सबसे पहले जो प्राधिकृत अधिकारी है, प्राधिकृत अधिकारी के नाम से लिखा है प्राधिकृत, जो भी प्राधिकृत किया गया हो सरकार ने, लेकिन वो प्राधिकृत किस रैंक से नीचे का नहीं होगा, जिला आबकारी जिला आबकारी अधिकारी से, जिला आबकारी अधिकारी से नीचे के रैंक का नहीं होगा। तो प्राधिकृत अधिकारी कौन है इसमें, जिला आबकारी अधिकारी ही है प्राधिकृत अधिकारी, इस रैंक से नीचे का नहीं होगा। तो जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके समक्ष क्या करेगा, वो सारी चीजें पेश करेगा। अगर ऐसा संभव, मतलब वो चीजें मान लीजिए कोई शराब पकड़ी है, कोई 10-20 पेटियां पकड़ी, उठा के ले जाएगा इनके पास, पेश करेगा, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको उठाकर इधर से उधर ले जाया जा सके, तो क्या करेगा, तो फिर एक रिपोर्ट बनाएगा, कितनी इतनी मात्रा है, इतनी इतनी है और इतने बल्क में है और ज्यादा है, इसलिए इस स्थान से हटाना संभव नहीं है, तो क्या करेगा, तो एक रिपोर्ट बनाकर इनको पेश करेगा। अगर संभव है कि इधर से उठा के उधर ले जा सकते हैं तो उठाकर ले जाएगा और पेश कर देगा, कौन के समक्ष, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष। अगर लेकिन कभी कभी होता ना कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में पकड़ी, अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि जो आबकारी या जिला आबकारी अधिकारी है या जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके समक्ष ले जा ही जा सके, तो फिर क्या करेगा, तो फिर रिपोर्ट बना देगा, और रिपोर्ट बना के क्या क्या पकड़ा सारी डिटेल में रिपोर्ट बनाई जाती है, वो रिपोर्ट बना के किसको भेजेगा, इनको भेजेगा। और आप कहोगे क्या वो माल पड़ा रहे, नहीं, उस समय तक उस पर सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, फिर आबकारी अधिकारी उठवा लेगा उनसे जैसे भी चाहे, तो वैसे उठवा लिया जाएगा। तो ये उसके बारे में प्रोविजन करता है, ठीक है। दूसरा कहता है जब कलेक्टर का यथास्थिति मादक द्रव्यों, ये कह रहा है जब कलेक्टर का यथास्थिति मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रहरणों आदि के बारे में आदि के उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर या ऐसे अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 34 की उपधारा 1 के खंड का या खा के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और जहां की ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो, तो वह लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले आधारों पर इस प्रकार अभिलिखित किए गए मादक द्रव्य, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवणों आदि का अधिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा। वह कार्रवाइयों के लंबित रहने के दौरान अधिग्रहण किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवणों आदि की अभिरक्षा, व्ययन आदि के लिए अंतरिम प्रकृति का कोई ऐसा आदेश जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में उसे आवश्यक प्रतीत हो भी पारित कर सकेगा। देखिए ये जो लैंग्वेज लिखी ना, ये लैंग्वेज आपको पढ़ना, एक बार पढ़ ली ना बस, अब इसको पढ़ना नहीं है कि भाई क्या है, वो सारी चीजें एक ही बार रिपीट हो रही, भक्का पात्र सारी चीजें। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कितनी
मात्रा है 50 बल्क लीटर से ज्यादा मात्रा है, 50 बल्क लीटर से ज्यादा मात्रा, और ऐसे में उसके साथ में क्या किया गया, कोई अपराध भी किया गया है, कोई अपराध भी किया गया है। अगर कोई अपराध भी किया जाता है इसके अधीन, तो फिर जब्ती का आदेश कौन देगा, कलेक्टर देगा। कलेक्टर क्या कर सकता है, उसको जब्त कराने का आदेश दे सकता है। अगर कलेक्टर को लगता है 50 बल्क लीटर से ज्यादा शराब की, साथ में अपराध भी किया, अपराध कैसा होता है कि कभी कभी मार गोली वाली चढ़ गई, कुछ चल गया, इस तरीके का अपराध हुआ, तो सारे जो आपके जो भी सारे उपकरण वगैरह शराब वगैरह थी उनको जब्त करने का आदेश कौन देगा, फिर कौन, कलेक्टर दे देगा, तुरंत जब्त करने का आदेश देगा कि सारी की सारी चीज उनको क्या कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए। या कोई अंतर्वर्ती आदेश, अंतर्वर्ती आदेश मतलब कुछ समय के लिए कोई आदेश अगर पारित करना चाहे, जैसा वो ठीक समझता है तो वो भी पारित कर सकता है। तो कुल मिला के अगर अपराध किया जाता है तो कौन आदेश पारित करेगा, उसकी जब्ती के बारे में कलेक्टर करेगा। नॉर्मल अवस्था में कौन करेगा, प्राधिकृत अधिकारी। और अगर अपराध होता है तो कौन आदेश पारित करेगा, कलेक्टर पारित करेगा, क्योंकि शीघ्र एक्शन लेना जरूरी है ना, तुरंत। कलेक्टर में पावर भी होते हैं, है ना। कलेक्टर पूरे जिले का क्या होता है, राजा होता है, सारी पुलिस सब उसी के अंडर में होती है ना, सब उसी के कहने में चलते हैं, हर जगह जा सकता है एक तरीके से, ठीक है। कलेक्टर क्या है, एक तरीके से जैसे आप ना, जैसे समझ लो आप, जैसे पीएम होता है ना देश का, पूरे देश को चलाता है देश का प्रधानमंत्री, वैसे स्टेट का पीएम चलाता है पूरे देश को, ऐसे ही जिले को पूरा जी चलाता है कलेक्टर। पूरे जिले का मालिक कौन होता है, कलेक्टर। देश का मालिक कौन है, प्रधानमंत्री, और स्टेट का मालिक कौन है, मुख्यमंत्री। ऐसे जिले के मालिक जी हैं। ये समझने के लिए, मतलब पूरा इनके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए तुरंत एक्शन लेने के लिए ये जब अपराध होता है तो ये क्या कर सकते हैं, उसको ये जब्ती का आदेश दे सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है तीसरा, इसका तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है उपधारा 2 के अधीन तब तक आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि कलेक्टर ने, ये कलेक्टर के लिए थोड़ी वो नियम बना दी कि आदेश कलेक्टर जब्ती की कब तक नहीं देगा। पहला कहता है इसमें, ए, अभिकृत किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवणों आदि के अधिहरण के लिए कार्रवाइयों को प्रारंभ करने के बारे में आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किए गए प्रारूप में कोई प्रज्ञापना उस अपराध जिसके मध्य अभिकृत किया गया है पर विचारण की अधिकारता रखने वाले न्यायालय को न भेज दी। ये क्या कह रहा है, ये एक शर्त लगा दी है कि जो कलेक्टर महोदय हैं वो अपना आदेश कब पारित नहीं करेंगे, कब तक पारित नहीं करेंगे, कि एक प्रारूप होगा, एक प्रारूप होगा। प्रारूप कौन ने तैयार किया होगा, आबकारी आयुक्त। जो प्रारूप कौन तैयार करेगा, आबकारी आयुक्त के द्वारा जो प्रारूप है, क्योंकि आबकारी विभाग से संबंधित है, इसलिए जो प्रोफार्मा वगैरह है इनकी अपने हिसाब से तय कर लेंगे। क्योंकि उस प्रारूप के अनुसार किसको जानकारी ना दी गई हो या आवेदन नहीं कर दिया गया होगा, मजिस्ट्रेट को, न्यायालय को। लिखा है ना, मादक कहाँ था इसमें, न्यायालय को। न्यायालय को ना क्या ना किया हो, एक रिपोर्ट ना भेजती हुई, इन्हें जब रिपोर्ट भेजना पड़ेगी किसको, कलेक्टर को। जब वो जब्ती का आदेश देगा उससे पहले जो प्रारूप जो आबकारी अधिकारी के द्वारा बनाया गया है, उस प्रारूप के अनुसार कलेक्टर किसको रिपोर्ट भेजेगा, न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजेगा। कलेक्टर किसको रिपोर्ट भेजेगा, न्यायालय को रिपोर्ट भेजेगा। न्यायालय को रिपोर्ट क्यों भेजेगा, क्योंकि अपराध की बात हो रही ना, अपराध है ना, इसीलिए। अब मान लीजिए कोई अपराध है, इसका विचारण न्यायालय कर रहा है, और फिर तो न्यायालय को क्या होना चाहिए, जानकारी तो होना चाहिए ना, इसीलिए उसकी रिपोर्ट जरूरी है। अब न्यायालय मान लीजिए उसी अपराध का विचारण कर रहा है, न्यायालय को पता ही नहीं है कि साहब कलेक्टर महोदय पहले से जब्त करे हुए बैठे चीजें, इसीलिए उसकी रिपोर्ट जरूरी है। किसको जानकारी में आना जरूरी है, न्यायालय की जानकारी। और प्रारूप क्या होगा, जो ये आबकारी आयुक्त बनाएंगे वो प्रारूप में भेजा जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका, दूसरा कहता है उस व्यक्ति को जिससे ऐसे मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवणों आदि को अभिकृत किया गया है और इन्हें रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को और ऐसे अधिकारी के समक्ष संजात हो सकने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जिसका उसमें हित है, लिखित सूचना न जारी कर दी। तो ये दूसरा क्या कहता है, सूचना। काय के लिए सूचना, जो व्यक्ति उसमें हित वगैरह रखते हैं या जो व्यक्ति उस पर दावा करते हैं, तो इनको पहले कलेक्टर महोदय क्या देंगे, एक सूचना भी देंगे। जो भी दावा करते हैं, जो भी हित रखते हैं या जो भी उपसंजात होते हैं उसके साथ पकड़े जाते हैं, उन सबको सूचना दी जाएगी। जो हित रखते हैं ना, जो दावा करने आ जाते हैं कि साहब ये ऐसे कैसे आदेश पारित करें, तो पहले तो जो दावे आपत्तियां कहते हैं जैसे
सबसे पहले सूचना दी जाएगी और जो दावे आपत्ति हैं उनको सुनेगा। वो सूचना किस लिए देता है कि जो भी दावा आपत्ति हो आप दे दें। तो दावे आपत्ति का पहले वो निराकरण करेगा, फिर जाके ये क्या करेगा, जब्ती करेगा। अगला क्या कहता है, तो ये दावे आपत्तियों का निराकरण है, इसके लिए क्या देगा, सूचना देगा। दावे और आपत्तियां हैं, दावे आपत्तियों को निराकरण करेगा, उसके लिए सूचना देना आवश्यक है। इसका निराकरण तो तब होगा जब किसी को बुलाया जाएगा, सूचना दी जाएगी, वो अपना पक्ष रखेगा, आएगा तो पक्ष रखेगा, फिर दावे करेगा, आपत्ति होगी, फिर उसका निराकरण होगा, है ना। तो ये दावे आपत्तियों का निराकरण होगा पहले। अगला कह रहा है, ऊपर खंड खा में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न किया गया। मतलब जो जब्ती की गई थी उसके खिलाफ इनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, जब्ती के विरुद्ध। किसको, जो आप दावे आपत्ति कर रहे हैं उन व्यक्तियों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा कि भाई जब्ती, मतलब वो अपना पक्ष रखेंगे, आवेदन कर सकते हैं उसके खिलाफ कि जब्ती ना की जाए, तो उसके खिलाफ इनको आवेदन करने का, अपना पक्ष रखने का, कुल मिला के क्या दिया जाएगा, आवेदन का मतलब क्या है, अपना पक्ष रखने का। तो इनको पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा, पक्ष रखने का। अपना पक्ष कैसे रखेंगे, जब कोई आवेदन करेंगे तो आवेदन करेंगे उसके हिसाब से, पहले दावे आपत्ति करेंगे उसके बाद आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने का भी मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि साहब आपको 15 दिन 20 दिन जो भी है, या इतने दिन जो भी निर्धारित की जाए उतने दिन के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने का भी इनको मौका दिया जाएगा। अगला कहता है, उपधारा 1 के अधीन अधिग्रहण करने वाले अधिकारी की तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें खंड खा के अधीन सूचना दी गई है सुनवाई ना कर ली जाए। ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति ऊपर वगैरह थे सारे व्यक्तियों की सुनवाई ना हो जाती है, जो ऊपर दिए गए, सुनवाई के बाद ही फैसला करेगा। मतलब पूरी सुनवाई कार्रवाई हो जाएगी तभी कलेक्टर क्या करेगा, उसकी जब्ती का आदेश देगा। पहले तो न्यायालय आबकारी आयुक्त ने जो प्रोफार्मा बनाया है उसके बारे में क्या करेगा, न्यायालय को सूचित करेगा। दूसरा, सूचना देगा जो दावेदार है या जो दावे आपत्ति करते हैं, फिर उनको आवेदन करने का मौका देगा। आवेदन करने के मौके के बाद जो भी व्यक्ति है उनको सुनवाई का भी मौका देगा, उनको सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, अपना डिसीजन लेगा। तो ये है आपका 47 का। अब 47 खा और है, इसमें देखिए 47 खा क्या कहता है। सेक्शन 47 हाँ हमें बी, ये क्या कहता है, ये कहता है अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील, जब्ती के विरुद्ध काय की अपील, काय की अपील होगी, जो जब्त हो रहा था मन उसकी अपील, अपील का राइट है इसमें, हर व्यक्ति को तो विधि द्वारा दिया जाता है ना। तो अपील, अगर कोई व्यक्ति अपील कौन करता है, अपील वो करेगा जो पीड़ित है, जिसके खिलाफ आदेश दिया गया वही अपील करता है। तो उसके बारे में कह रहा है कि जो जब्ती के आदेश से जो व्यक्ति पीड़ित है वो अपील कहाँ करेगा, 47 बी में अपील करेगा। ये कह रहा है, धारा 47 का की उपधारा 2 के अधीन पारित अधिहरण के किसी आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के, ये डेट याद रखना बस आप, इसमें क्या याद रखना, डेट, 30 दिन के भीतर संबंधित जिले के कलेक्टर को या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी जो इसमें इसके पश्चात अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है को अपील कर सकेगा। ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी। ये क्या कह रहा है, जिले के कलेक्टर को या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। तो किस किस को अपील प्रस्तुत करेगा, 30 दिन के भीतर जो जब्ती वगैरह हुई थी कलेक्टर को करेगा, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राज्य द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है, राज्य द्वारा प्राधिकृत क्या है, कोई अधिकारी है जिसको क्या कहा जाएगा, अपील प्राधिकारी आगे कहा जाएगा। यानी कौन कौन को अपील कर सकता है, कलेक्टर को या अपील प्राधिकारी को, जिसको अपील प्राधिकारी आगे कहा जाएगा। तो कलेक्टर को अपील कर सकता है या अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। कितने दिन के भीतर करेगा, 30 दिन। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, इसमें बस इतना याद रखना, अपील होगी 30 दिन में। जब्ती वाली अपील की बात कर रहा है, अज्ञात व्यक्ति था उसके बारे में बात कर रहा है, जो कलेक्टर ने जो कलेक्टर के जो आदेश से जब्ती हुई थी उसकी बात कर रहा है।
कलेक्टर के आदेश से जो जब्ती हुई है उसकी बात कर रहा, उसकी अपील कहाँ होगी, कलेक्टर को भी। कलेक्टर ही तो करेगा निराकरण, जब्ती हुई तो कलेक्टर को ये आदेश, कलेक्टर के यहाँ आप आवेदन लगाएंगे, आपत्ति करेंगे तो कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकता है कोई व्यक्ति, या अपील प्राधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, मतलब राज्य सरकार ने इसी को प्राधिकृत किया हो, या तो कलेक्टर हो सकता है या फिर राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य अधिकारी को भी प्राधिकृत कर सकती है अपील ग्रहण करने के लिए, तो उसके यहाँ क्या करेगा, अपील करेगा। तो मोस्टली कलेक्टर और अपील प्राधिकारी के यहाँ जैसी भी स्थिति हो अपील कर सकता है। और अपील के साथ ये तो आप जानते हैं मेमोरेंडम में होती है अपील। मेमोरेंडम में मतलब एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मे के साथ अपील करते हैं। जो भी निर्णय आता है, जब्ती का जो आदेश आया था उसकी आप क्या करेंगे, प्रमाणित प्रतिलिपि आपको दी जाएगी। वो प्रमाणित प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन में लगाना पड़ेगी। उस आवेदन में लगा के आप क्या करेंगे, आप जब अपील करते हैं तो जिस चीज की भी आप अपील करना चाहते हैं उसकी प्रमाणित प्रति लगाना पड़ती है ना, तो वही प्रमाणित प्रति आप लगाएंगे। मेमोरेंडम होता है, एक प्रोफार्मा होता है अपील का, उस प्रोफार्मे के तहत क्या करेंगे, आप अपील दाखिल कर सकते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है। तो इसमें 30 दिन याद रखें, और अपील किसको होगी, कलेक्टर को होगी, और कितने दिन के भीतर होगी, 30 दिन के भीतर। तो मोस्टली यही पूछा जाता है कि अपील किसको होगी, कलेक्टर को, या अपील प्राधिकारी, दोनों दे दिए तो दोनों ही सही होंगे उसके, है ना। दूसरा कहता है अपील प्राधिकारी अपील का ज्ञापन पेश किए जाने पर अपीलार्थी को तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को जिस पर अपील में पारित किए जा सकने वाले आदेश का प्रतिकूल प्रभाव होना संभव है, एक सूचना जारी करें। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप अपील करते हैं तो अपील प्राधिकारी सबसे पहले तो एक नोटिस निकालता है, एक सूचना निकालता है। जो भी मामले से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको सबको क्या करता है, वो सूचना देता है। जो मामले पे प्रभाव डाल सकते हैं ऐसे समस्त व्यक्तियों पर वो क्या कराता है, वो सूचना देता है। तीसरा क्या कहता है इसका, अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात अधिहरण करने के उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि करते हुए, उलटते हुए, रूपांतरित करते हुए आदेश पारित कर सके। ये भी कॉमन सी बात है, ये भी याद रखने की बात नहीं। सूचना दे दी, सूचना के बाद जो भी उसका डिसीजन होता है क्या कर सकता है, आदेश को निरस्त कर सकता है, आदेश को, अपना जो आदेश उसने दिया था उसको पुष्ट कर सकता है, यानी कि जैसा कि तैसा कि भाई जो आदेश दिया था ठीक है, या रूपांतरित कर सकता है, यानी परिवर्तन, रूपांतरित की जगह आप लिख दिए परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित का मतलब क्या है, पूरी तरीके से खारिज नहीं किया लेकिन उसमें कुछ चीज घटा दी या जोड़ दी, है ना, उस तरीके का कर सकता है। तो तीनों चीज कर सकता है, आदेश को या तो निरस्त कर सकता है जो उसने खुद दिया था पहले, या उसको पुष्ट कर सकता है, या उसमें परिवर्तन कर सकता है कि आदेश जो था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए। तो तीनों की तीनों चीजें वो कर सकता है। ये तो सभी जानते हैं, सभी में होता है, ये कोई कॉमन बात है। अगला क्या कहता है, परंतु वह अपील के लंबित रहने के दौरान अधिहरण की गई वस्तुओं की अभिरक्षा, व्ययन आदि के लिए अंतरिम प्रकृति का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि उसे मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत या उचित प्रतीत हो, किंतु उसे अपील के लंबित रहने के दौरान अधिहरण के आदेश को जिसके की विरुद्ध अपील की गई है स्थगित रखने की शक्ति नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब मामला चल रहा है और माल वगैरह जो पड़ा हुआ है उसके बारे में ये क्या कर सकता है, अंतरिम आदेश पारित, अंतरिम मतलब बीच बीच कार्रवाइयों के जो बीच में जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें अंतरिम आदेश बोला जाता है। अंतरिम प्रकार का क्या कर सकता है, आदेश पारित कर सकता है। जो कार्रवाइयों के बीच के अनुक्रम में जो आदेश पारित किए जाते हैं उन आदेशों को बोला जाता है अंतरिम आदेश। अंतरिम आदेश का मतलब बीच में कोई कार्रवाई होना है, कुछ चीज करना है, तो ऐसे में न्यायालय अंतरिम आदेश दे सकता है। तो इधर भी लिखा रहा है जो अपील प्राधिकारी है बीच में अगर अंतरिम आदेश तो उसको लगता है देना उचित समझता है तो वो अंतरिम आदेश दे सकता है। लंबित रहने के दौरान अधिहरण के आदेश को जिसके की विरुद्ध अपील की गई है स्थगित करने की शक्ति नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, अंतरिम आदेश दे तो सकता है लेकिन उसे स्थगित रोकने की शक्ति नहीं होगी, स्थगित करने की शक्ति नहीं होगी। जी ठीक है, रहने दीजिए। स्थगित करने की क्या नहीं होगी, उसे शक्ति नहीं। अंतरिम आदेश पारित तो कर सकता है लेकिन उस अंतरिम आदेश को स्थगन वगैरह की कोई शक्ति नहीं होगी। रोक स्टे वगैरह की वाली कह रहा है कि स्थगन की कोई वो नहीं दे सकता। अन्य कोई आदेश तो पारित कर सकता है लेकिन स्टे वगैरह ऑर्डर जो दिए जाते वो आदेश, स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर देने की कोई शक्ति इसको नहीं होगी। जो स्टे दिया जाता है उसकी कोई शक्ति नहीं होगी। अब देखिए आप 47C क्या कहता है, सेक्शन 47C कहता है अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण। तो कहाँ पुनरीक्षण हो सकता है, सेशन
क्या होगा? पुनरीक्षण। पुनरीक्षण की शक्ति किस न्यायालय के समक्ष होगा? सेशन न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। रिवीजन कहते हैं जैसे रिवीजन, तो रिवीजन कौन करेगा? यहाँ रिवीजन करेगा सेशन न्यायालय। तो ये कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, कॉमन सी बात है, इसमें भी प्रोसीजर है ये, तो ऐसा कोई खास नहीं कि ये आबकारी वाली बात। हाँ, आपको पद याद रखना है, श्रेणी कि कौन से कहाँ क्या होगा, अपील किसको होगी, कौन जब्ती करेगा, ये। बाकी तो जो सीआरपीसी की प्रोसेस है जो कॉमन है, इसमें भी है वो भी है। पहला कह रहा है, अपील प्राधिकारी द्वारा धारा 47 खा की उपधारा 3 के अधीन पारित किए गए अंतिम आदेश से व्यतीत अपील का कोई भी पक्षकार ऐसे आदेश से 30 दिन के भीतर उस सेशन खंड के भीतर सेशन न्यायालय में केवल ऐसे आदेश की अवैधता के बाद आधार पर ही पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सके। ये क्या कह रहा है? अंतिम आदेश की अपील कब होती है? अंतिम आदेश की होती है हमेशा, ये याद रखना है, ये तो आपको याद ही रखना है, ये हर एक्ट में लागू होती है। अपील हमेशा अंतिम आदेश की होती, अंतरिम आदेश की अपील नहीं होती, ये भी याद रखना कि अंतरिम आदेशों की अपील नहीं होती। ऐसे आदेश जो मध्यवर्ती प्रक्रम में, बीच में कार्रवाई के प्रक्रम में दिए जाते हैं, अंतरिम आदेश, जब आदेश फाइनली नहीं हुआ तो उसकी आप अपील क्या करोगे? तो अपील किसकी होगी? अपील किसकी होती है? अंतिम आदेश की। तो अंतिम आदेश की अपील आपने की और उस अपील में जो डिसीजन आया, जिसका जो अंतिम फैसला आया, अपील का जो अंतिम फैसला आया, उस जब अंतिम फैसला आ जाएगा तो उसका क्या कर सकते हो? आप पुनरीक्षण कर सकते हो। अपील में जो डिसीजन आता है, जो आखिरी फैसला आ जाता है, बिल्कुल उस आखिरी फैसले या अंतिम फैसले की कह लीजिए, अंतिम फैसले की क्या कर सकते हो आप? अंतिम फैसला जो आता है उसका क्या कर सकते हो आप? पुनरीक्षण कर सकते हो, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हो। कहाँ करोगे पुनरीक्षण? सेशन न्यायालय में, क्योंकि अपील तो पहले ही कलेक्टर के यहाँ होगी, तो सेशन न्यायालय में क्या करोगे? पुनरीक्षण। और सेशन न्यायालय क्या करेगा? केवल उसकी वैधता की जांच करेगा। मतलब न्यायालय केवल ये देखेगा कि जो कलेक्टर महोदय ने जो आदेश दिया गया या जो अपील प्राधिकारी ने जो आदेश दिया है वो वैध है कि नहीं, बस इतना देखेगा। इसका क्या काम करना है? पुनरीक्षण में क्या देखेगा वो? कि इनकी वो पूरा मामला खोल के नहीं देखेगा, वो देखेगा कि इन्होंने जो कार्रवाई की है, जो अपील प्राधिकारी है या जो कलेक्टर है, जैसी भी स्थिति हो, उनका जो आदेश था वो वैध है कि नहीं है। बस केवल इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं? पुनरीक्षण कर सकते हैं। किधर करेंगे? सेशन। किसके आधार पर? वैधता के आधार पर, ये याद रखना। उसकी अवैधता के आधार पे, अवैधता तो वैधता न्यायालय देखेगा, लेकिन आप आवेदन काय के आधार पर कर सकते हैं? अवैधता के आधार। न्यायालय क्या देखेगा? वो उसकी वैधता देखेगा कि भाई वो वैध था कि नहीं। जो आदेश आपको अवैध कह रहे हैं, तो वो आदेश जो पारित किया गया है वो वैध है या नहीं, बस इतना देखना, उसको और कुछ नहीं देखना है ना। वो पूरा मामला नहीं खोलेगा, वो केवल इतना देखेगा कि वैध था या नहीं था, बस। तो आप उसका अवैधता के आधार पर ही क्या कर सकते हैं? पुनरीक्षण कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? सेशन में। ये याद रखना, सेशन में की जाएगी। कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। ये भी याद रखना, कितने दिन में करेंगे? 30 दिन। तो याद रह जाएंगे, सेशन जरूर याद रखना है ना। दूसरा, सेशन न्यायालय यदि अपील प्राधिकारी के आदेश में कोई अवैधता पाता है तो वह अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, उसे रूपांतरित कर सकेगा, परंतु सेशन न्यायालय को उसके समक्ष पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई कोई याचिका के लंबित रहने के दौरान अपील प्राधिकारी द्वारा पारित अधिहरण के आदेश को स्थगित करने की शक्ति नहीं होगी। ये भी जोड़ दिया। ये क्या? ये तो आप जानते हैं कि जब अपील जो आपका सेशन न्यायालय अगर पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो जो क्या क्या कर सकता है? आदेश को पुष्ट कर सकता है, अगर उसको लगता है कि मतलब जैसा भी आदेश पारित करे उसको लगता है कि अवैध था, है ना, तो उसको क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है उस आदेश को जो पहले दिया गया था, निरस्त कर सकता है। ठीक है, अस्वीकार नहीं, निरस्त कर सकता आदेश को, निरस्त कर सकता है या रूपांतरित कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। तीनों में से किसी भी कर सकता है। अगर अवैध लगता तो निरस्त कर देगा, ठीक लगता है पुष्ट कर देगा, या उसमें कुछ जोड़ घटाना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन परंतु ये कह रहा है कि अगर जो कार्रवाई चल रही थी सेशन न्याय पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई लंबित रहने के दौरान, मतलब जो लंबित कार्रवाई है मामले में, जो लंबित कार्रवाई चल रही थी, तो जो कलेक्टर द्वारा जब्ती की गई थी उसके बारे में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। जो कलेक्टर ने जब्ती की है उस जब्ती के बारे में ये कोई आदेश पारित नहीं करेगा। कलेक्टर जो है जब्ती के बारे में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। जो कलेक्टर के द्वारा जो जब्ती की गई थी उस जब्ती के बारे में
सेशन न्यायालय अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं देगा कि उसे कैंसिल कर दिया, उसे पुष्ट कर दिया, नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं देगा, उसके बारे में कोई आदेश नहीं देगा, वो बाद में होगा। नहीं तो सब लोग सेशन चले जाएंगे और पूरी जब्ती वगैरह, क्योंकि इसीलिए नहीं दे सकता, उसने इसीलिए कराया कि वो शराब वगैरह जैसी चीजें हैं ना, इसीलिए वो बाद में जब डिसीजन होगा, फैसला हुआ, तो जो फैसला लिया जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन जो बीच में कार्रवाई चल रही, लंबित कार्रवाई, तो बीच में आप ये नहीं के साथ माल जब्त कर लिए चले गए, सेशन न्यायालय पुनरीक्षण लगवा लाए और माल छुड़ा लिए, तो माल छूटेगा नहीं। माल तो तभी छूटेगा जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अगर गलत होगा तो ही छूटेगा, नहीं होगा तो फिर उसे जब्त हो जाएगा। तो फाइनल डिसीजन जब होगा तभी होगा फिर उसका निराकरण। ठीक है, बीच में नहीं छुड़वा सकते आप, कहने का मतलब ये, इसीलिए ये जोड़ा गया है। अब देखिए 47 डी, जो बीच में एबीसी सेक्शन काफी हो जाते हैं। 47 डी, 47 कहता है कतिपय परिस्थितियों के अधीन न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, ये अधिकारिता का वर्जन करता है, रोकता है, न्यायालय को अधिकारिता से वर्जित करता है। कौन सा, देखिए क्या कह रहा है, इस अधिनियम या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा 34 की उपधारा 1 के खंड खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के जिसके मध्य ऐसा अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय अभिगृहित संपत्ति का अधिहरण करने के लिए कार्रवाइयों को शुरू करने के बारे में धारा 47 का की उपधारा 3 के खंड का के अधीन कलेक्टर की ओर से उसे प्राप्त हुई किसी प्रज्ञापना के पश्चात अभिगृहित किए गए मादक द्रव्यों वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवणों आदि के वयन, अभिरक्षा आदि के बारे में कोई भी आदेश नहीं देगा। जो तो पहले भी अपन पढ़ चुके, वही बात इन्होंने क्लियर कर दी कि जो जब्ती कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई थी, कलेक्टर वगैरह महोदय वगैरह ने जब जब्ती वगैरह कर ली थी, तो उनके बारे में न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं करेगा। वो पहले भी अपन पढ़ चुके, वही बात यहाँ निपटा दी इन्होंने। न्यायालय क्या करेगा, कोई आदेश पारित नहीं करेगा। न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं है। अगर कलेक्टर महोदय के द्वारा जब्ती वगैरह की जाती है तो फिर न्यायालय उस मामले में कोई आदेश पारित, कोई जरूरत भी नहीं है आदेश पारित करने की। तो ये कह रहा है डबल डबल हो जाएगा ना, इसीलिए तो कोई आदेश ये लोग ये महोदय पास नहीं करेंगे। पहली जब्ती होगी तो उसके बारे में न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं है, रोक दिया गया, न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं। ये भी इसीलिए जोड़ा गया कि न्यायालय भी तो थोड़े ज्यादा होशियार होते ना, कलेक्टर ने कर दिया, बोले कलेक्टर की थी, अवैध थी, बोले अब हम करेंगे नहीं, इसीलिए रोक दिया कि अधिकारता टकराए नहीं बीच में। न्यायालय अपनी अपनी चलाएगा, यहाँ जी अपनी चलाएंगे, इसलिए उसको रोक दिया कि जब इनने दे दिया है तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे कार्रवाई करिए। तो जब कलेक्टर महोदय ने कर ही लिए तो फिर न्यायालय को देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये कहता है। अब देखिए सेक्शन 48 क्या कहता है। सेक्शन 48 कहता है अपराधों का समन करने और शास्ति द्रोपित करने की शक्ति, अपराधों का समन और शास्तीय द्रोपित करने की शक्ति। तो ये क्या है, अपराधों का शमन से संबंधित धारा है। ये क्या है, समन। समन मतलब क्या, राजीनामे की बात होगी, समन मतलब राजीनामा। ये कहता है आबकारी आयुक्त या कलेक्टर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यही कौन कौन कर सकता है आबकारी, यही क्वेश्चन यहीं से बनता है। आबकारी आयुक्त, बस इतना, और कलेक्टर, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका बन गया यहीं से। ठीक, कौन कौन कर सकता है समन, मतलब किसके द्वारा कराया जा सकता है समन, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर। ये आपका ये क्वेश्चन बन गया 48। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, अपन इसे पढ़ेंगे, ये याद रखना, रैंक देखिए पद ही याद रखना, अब कौन सा अधिकारी कब क्या कर रहा है। ठीक, कहाँ आबकारी आयुक्त है, कहाँ आबकारी अधिकारी और कहाँ कलेक्टर है, तीन ही लोग आए हैं ना। और कहाँ पुलिस आएगी आगे थोड़ी बहुत, तो वो तीनों चीजें याद रखना है। पुलिस तो थोड़ी बहुत पीछे आएगी, तो आबकारी अधिकारी कहाँ है, आबकारी आयुक्त कहाँ है और कलेक्टर कहाँ है, ये आपको याद रख लिया तो आपका एक हो गया। ये कहता है ए, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास धारा 31 के खंड का या खंड खा के अधीन रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन हो, या जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा 34, धारा 37, 38, 38 ये अपराध लिखिए जहां समन हो सकता है उन मामलों के सिवाय जिनमें कि किसी मादक द्रव्य में किसी अपायकर औषधि का अपमिश्रण किया जाना अंतर्निहित है, यानी इसको छोड़कर यह धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया है, यथा स्थिति
ऐसे रद्दकरण या निलंबन के बदले में या ऐसे अपराध के समन के रूप में 10,000 रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिकृत कर सकेगा या शास्ति के रूप में 10,000 रुपए से अनधिक धनराशि अधिरूपित कर सकेगा, और दोनों में से किसी भांति किसी भी मामले में उन वस्तुओं के जो अभिकृत की गई हो अधिहरण किए जाने का आदेश दे सकेगा। तो ये 10,000 रुपए, कितने? 10,000 मामूली से रुपए। ये क्या कह रहा है, या तो उसको जुर्माना के रूप में वसूल सकता है या उस पर उसको क्या कहते हैं रद्द करने के लिए लगा सकता है अनुज्ञप्ति के रूप में, शास्ति के रूप में, या उससे कह सकता है कि 10,000 रुपए जमा करो उस आधार पर। तो ये कह रहा है कि जो भी अपराध किए गए थे ऊपर जो बताए गए, आपकी अनुज्ञप्ति बीच में कोई व्यक्ति वगैरह छोड़ देता है, ये सारी बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति की अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है, अनुज्ञप्ति छोड़ देता है, बीच में ही छोड़ के चला जाता है, कहता है कि अब काम नहीं करना, इस तरीके का कोई अपराध है उनमें होगा जी। हर अपराध नहीं होगा, केवल छोटे से अपराध है कि आपने लाइसेंस लिया, अब आप कह रहे हैं कि काम नहीं करना है ना, तो उस पर 10,000 रुपए का लगा देगा जुर्माना और कहेगा कि आप क्या कर सकते हो, समन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है कौन कौन करा सकता है आबकारी है, तो कलेक्टर को कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है? 10,000 रुपए का फाइन लगा सकता है या 10,000 रुपए की शास्ति उससे वसूल सकता है, और उस 10,000 रुपए की शास्ति वसूल के क्या कर सकता है? उससे समन यानी उससे राजीनामा किया जा सकता है। छोटे मामलों की बात करें उसमें जो दिए धाराएं उनके अधीन जो छोटे छोटे मामले उपकरण वगैरह ये सारी चीजें पाई जाती हैं छोटे, या आपने अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किया या आप अनुज्ञप्ति अब नहीं लेना चाहते, दुकान खाली करना चाहते, वो सारी चीजें वो उनके मामलों में है राजीनामा, क्योंकि उसके लिए भी पनिशमेंट था ना, तो यहाँ 10,000 रुपए दे के मामला निपटाया जा सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अगला कहता है किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि कोई संपत्ति या इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी होने के कारण अभिगृहित कर ली गई है, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय उस संपत्ति को उसके ऐसे मूल का जो आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा प्राकलित किया गया संदेह कर दिए जाने पर निवृत्त कर सकेगा। ये कह रहा है कि मामला न्यायालय में आने से पहले, न्यायालय में पहुंच जाएगा उससे पहले, न्यायालय में पहुंचने से पहले, मामले का न्यायालय में पहुंचने से पहले पहले क्या कर सकता है कलेक्टर और आबकारी आयुक्त? उस मामले में क्या कर सकता है? राजीनामा कर सकता है। कब कर सकता है? जो शुल्क वगैरह है, जो चीजें जो उसका आप करना चाहते हैं जिसको, अगर आप उस शुल्क का भुगतान कर देते हैं, पूरी शुल्क का भुगतान कर देते हैं, अगर शुल्क दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? राजीनामा। लेकिन कब? न्यायालय जाने से पूर्व, न्यायालय पर कार्रवाई होने से पूर्व कर सकता है। न्यायालय में एक बार मामला चला गया तो फिर कलेक्टर वगैरह की शक्ति इनकी खत्म, फिर नहीं कर पाएंगे ये राजीनामा। तो न्यायालय में जाने से पूर्व कर सकते हैं एक मामले को। कितना? जो भी रकम वगैरह, अब आप कहोगे यहाँ 10,000 रुपए लिए और 10,000 लेके छोड़, 10,000 रुपए भी लेगा प्लस जो आपने वो काम किए थे, वो चीजें जो वस्तुएं वगैरह थी वो जब्त भी करेगा। 10,000 का तो फाइन लगाएगा, जो आपके कब्जे में से जो चीजें वगैरह पाई जाती वो भी जब्त करेगा। ठीक है, तब आपको राजीनामा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो शुल्क वगैरह है आपका, जो भी खर्चा वगैरह है वो पूरा वसूल लेगा आपसे, उसके बाद राजीनामा होगा। तो राजीनामा कौन करेगा? कलेक्टर और आबकारी अधिकारी। और ये वाली जो डेट है, ये वाली जो जुर्माना कह लीजिए, शास्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये पूछा जाता है कितना? 10,000। ये याद रखना आपको, है ना। दो ही चीजें याद रखना, इसमें और कुछ नहीं याद रखना, ना कुछ पढ़ना है। 48 पढ़िए, समन पढ़िए, कौन करता है? ये दो करते हैं, 10,000 ले लेते हैं। और कोई चीज है जहाँ पे वो शुल्क वगैरह की बात है तो शुल्क देके आप क्या कर सकते हैं? राजीनामा कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ पे थे अपन। दूसरा है इसका, दूसरा है आबकारी आयुक्त कलेक्टर को यथास्थिति ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य का या दोनों का संदेह कर दिए जाने पर अभियुक्त व्यक्ति यदि वह अभिरक्षा में हो तो उन्मोचित कर दिया जाएगा, अभिगृहित संपत्ति निरुक्त कर दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो सिंपल भी आप जानते हो, अगर कोई व्यक्ति आप जब पटा उठू देता है तो क्या करेंगे? तो छोड़ देंगे। कोई उसकी वस्तु वगैरह अगर जब्त वगैरह की गई थी तो वो भी क्या कर दी जाएगी? निर्मुक्त कर दी जाएगी। जैसी भी स्थिति जब्ती वाली होगी तो रख लेंगे, बाकी जो है सब छोटी मोटी चीजें वो क्या कर दी जाएंगी? वो छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, ये सारा कितना है आपका? 48 में बताया गया समन 48 ही है। अब देखिए 48A और जुड़ा हुआ है, सेक्शन 48A नहीं लिख लीजिए, सेक्शन 48A क्या कहता है? देखिए इसको और पढ़िए।
48 से छोटा सा है। 48 से कहता है आबकारी आयुक्त कलेक्टर द्वारा शासी द्रुपित करने के लिए विशेष उपबंध। कौन के लिए विशेष उपबंध है? किसके लिए है? दोनों के लिए, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर, इन दोनों के लिए है। आबकारी आयुक्त और कलेक्टर के लिए विशेष उपबंध किए गए शास्ति लगाने के संबंध में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस धारा के अधीन आबकारी आयुक्त कलेक्टर शास्ति लगा सकते हैं। विशेष उपबंध कहाँ किए गए हैं? 48A में। ये कहता है कि धारा 48 की उपधारा 1 के अधीन विहित की गई 10,000 रुपए की शास्ति की सीमा के होते हुए आबकारी आयुक्त कलेक्टर नियमों या अनुज्ञप्ति की शर्तों के किसी भंग या उल्लंघन की दशा में इस अधिनियम के अधीन ऐसे नियमों में या अनुज्ञप्ति की शर्तों में उपबंधित सीमा तक शास्ति द्रुपित कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 10,000 तो ठीक, अनुज्ञप्तियों का उल्लंघन किया, शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसके लिए अगर कलेक्टर को या आपके आ रही अधिकारी को लगता है कि और भी अधिक दंड लगाया जाना चाहिए तो और भी अधिक दंड दे सकता है। 10,000 तो फिक्स है, लेकिन उससे ऊपर भी रोकेगी नहीं कि धारा की 10 लगा दी 20 नहीं लगा सकते, तो 20 भी लगा सकता है। उसमें अधिकतम सीमा कोई नहीं, तो अगर जितना उपयुक्त है वो उतना दंड भी लगा सकता है। 10,000 रुपए से ऊपर भी अगर उसे लगता है कि शास्ति लगाई जानी चाहिए तो 10,000 रुपए से अधिक की शास्ति भी लगा सकता है। ये कौन सा कहता है? 48A, है ना। तो आपको ये भी याद रखना, क्या कलेक्टर 10,000 रुपए से ऊपर की शास्ति लगा सकता है या आबकारी आयुक्त 10,000 रुपए से ऊपर की शास्ति लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, 48A कहता है। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट सेक्शन और देख लीजिए, 49, 49 क्या कहता है? 49 कहता है आबकारी तंग करने वाली, तलाशी, अभिकरण, निरोध या तलाशी करने वाले अधिकारियों के लिए शास्ति। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि ऐसे अधिकारी जो तंग करने के लिए तलाशी लेते हैं, बोले कमाई हो जाएगी, चलो जबरदस्ती बार बार दुकानों में जा रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं और बार बार क्या कर रहे हैं? तलाशी कर रहे हैं, इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए शास्ति है इसमें। जो अधिकारी कर्मचारी परेशान करते हैं, जो अनुज्ञप्तिधारी है उनको परेशान करते हैं, तो उसके लिए शास्ति कितनी होगी? अधिकारी है जी, तंग करने वाले अधिकारी आदि को शास्ति। जबरदस्ती पहुंच गए, बोले कमाई नहीं हुई बहुत दिन से, चलो देख के आते, जबरदस्ती से छानाबीन कर रहे हैं, उस तरीके से बेवजह परेशान करते हैं, उनके लिए। इसमें लिखा है कोई भी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी या भू राजस्व विभाग का अधिकारी, तीनों, कौन कौन? आबकारी अधिकारी आ गए इसमें, और पुलिस अधिकारी आ गए इसमें, और भू राजस्व विभाग के भी अधिकारी आ गए। जैसे भू राजस्व में कौन कौन आते हैं? एसडीएम वगैरह, ये सब ये भी आ गए। तीनों की बात कह रहा है, ये भी पहुंच जाते हैं, इनको पावर रहते हैं डबल, ये भी पहुंच जाते हैं। ये तो पहुंच ही जाते हैं, ये तो वैसे घूमते ही रहते हैं इसलिए, और ये तो है ही, ये तो इसके अधिनियम के है ही। तो तीनों की बात कह रहा है कि अगर ये लोगों को तंग करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रोविजन है। ये कहता है कोई भी आबकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, भू राजस्व विभाग का अधिकारी या धारा 52 के अधीन सम्यक रूप से सशक्त किया गया कोई भी अन्य व्यक्ति जो तंग करने के आशय से तथा अनावश्यक रूप से, यानी तंग करने के आशय से अनावश्यक रूप से जबरदस्ती की तलाशी वगैरह लेते हैं। पहला क्या करते हैं? इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का आभास कराकर किसी भी स्थान में प्रवेश करेगा या तलाशी लेगा, या प्रवेश कराएगा या तलाशी लेगा, मतलब रौब दिखाते हैं, अधिनियम का डर दिखाते हैं और घुस जाते हैं जबरदस्ती के, भाई साहब तलाशी ले ली। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन किसी भी वस्तु का अभिग्रहण करने या उसे के लिए तलाशी लेने के बहाने किसी भी व्यक्ति की जंगम संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। किसी भी व्यक्ति की क्या कह रहा है? जंगम संपत्ति को क्या कर लेता है? जब्त कर लेते हैं। पहले तो घुस गए तलाशी लेने, फिर क्या करा? तलाशी में जो चीजें पाई गई वो क्या कर ली इनने? जब्त कर ली। कोई भी जंगम संपत्ति वगैरह उसको जब्त कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करेगा, तलाशी लेगा, गिरफ्तार किया, फिर जब्ती के बाद क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके की तीनों कार्रवाई है, तलाशी लेना, उनकी संपत्ति को क्या करना, संपत्ति को जब्त कर लेना या गिरफ्तारी करना, ये तीनों तरीके की कार्रवाई अगर करते हैं, जब्ती भी करते हैं, है? जब्ती करते हैं किसी संपत्ति की, तो इस तरीके का, तो तलाशी लेते हैं, जब्ती करते हैं या गिरफ्तारी करते हैं किसी को परेशान करने के लिए। तो कितनी सजा? केवल ये याद रखना है आपको, ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितनी सजा हो सकती है? 3। लोक सेवक है ना, ये इसलिए कम सजा है, 3 माह के कारावास तक की सजा है, या 500 रुपए मात्र जुर्माना है, या दोनों।
या दोनों से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये सजा भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब आप कहोगे इतनी कम क्यों है, क्योंकि लोक सेवक है। लोक सेवक अपनी शक्तियों से बढ़ के आगे काम कर रहा है, कोई अपराध जानबूझ के लोगों को तंग करने के वगैरह, इसलिए सजा है इसमें 3 माह की सजा। लोक सेवक है इसीलिए, कोई अपराधी नहीं है इसीलिए। तो 3 माह के कारावास तक की सजा या 500 रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसके बाद 7A है जो चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद 8 है 50। 8 तो नहीं हो पाएगा, नाम हो गया, मंडे को ही देखेंगे इसे। चलिए इसको मंडे को ही देखेंगे। 8A जो है चैप्टर, उसको 8 अध्याय 8 और 8A मंडे को हो जाएगा। मंडे या ट्यूसडे को ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको अच्छे से आप पढ़िए सारे को एक बार और घर पर। ठीक, चलिए बाकी मंडे को सुबह मिलेंगे।